ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हिटमैन विद ए बैडआस सिस्टम, अध्याय 1261, माइकल के 100% ट्रैक रिकॉर्ड के लिए खतरा। गया ने एक रणनीतिकार की नज़र से स्थिति का आकलन करते हुए माइकल से उनके भागने के समय के बारे में पूछा। क्या उन्होंने काफ़ी देर तक औषधि में सांस ली है? फीनिक्स को वहां से निकालने का समय आ गया है, उसने कहा। फीनिक्स की सुरक्षा के लिए उसकी चिंता सर्वोपरि थी। माइकल ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन वह बोर्गिन की टीम द्वारा बनाए गए चमकदार सुनहरे रूनों से सजे जटिल रूप से डिज़ाइन किए गए बैंगनी पिंजरे की ओर आकर्षित होने से खुद को रोक नहीं सका। वह पिंजरा लेने लायक हो सकता है, उसने सुझाव दिया, उनके सामने मौजूद कलाकृति में संभावना को देखते हुए। गया ने हिचकिचाहट दिखाए, उसकी नज़र माइकल के पीछे थी। मुझे नहीं पता, ऐसा लगता है कि यह केवल जानवरों को पिंजरे में बंद करने के लिए उपयोगी है। और एक बार जब मैं अपने देवत्व में आगे बढ़ जाऊंगी तो हमें जानवरों को पिंजरे में बंद करने की जरूरत नहीं होगी, जो राक्षसों की देवी होने के उद्देश्य को पराजित करता है। उसने पिंजरे की दीर्घकालिक उपयोगिता पर विचार करते हुए तर्क दिया। हालांकि माइकल ने अपना सिर धीरे से हिलाते हुए एक अलग दृष्टिकोण पेश किया। आपको अपने देवत्व के उच्च स्तरों तक पहुंचने से पहले एक लंबा रास्ता तय करना है, और हम अभी भी ये पता लगा रहे हैं कि इसे कैसे बढ़ाया जाए। इसके अलावा इस पिंजरे जैसी कलाकृतियों को हमारी ज़रूरतों के हिसाब से संशोधित किया जा सकता है, उसने तर्क दिया। उसका दिमाग पहले से ही कल्पना कर रहा था कि कैसे पिंजरे के रूनों को उनकी आकस्मिक योजनाओं के हिस्से के रूप में अधिक शक्तिशाली दुश्मनों को सीमित करने के लिए बदला जा सकता है। यह महसूस करते हुए कि वह माइकल को प्रभावित नहीं कर सकती और पिंजरे को हासिल करने में रणनीतिक योग्यता को स्वीकार करती है, खासकर उन जानवरों को नियंत्रित करने वालों से जिन्हें वह घृणा करती थी, गया ने खुद को उनकी बेशकीमती संपत्ति चुराने के विचार से खुश पाया। ठीक है, चलो इसे लेते हैं, उसने स्वीकार किया, ये पीस के माध्यम से फीनिक्स को संकेत देते हुए। हमने जिस निर्दिष्ट स्थान पर चर्चा की थी वहां भागो। गया के निर्देश को सुनकर फीनिक्स ने जाल पर अपने उग्र हमले को रोक दिया और तेजी से भागने के लिए मुड़ गया। थोरिक और अन्य, यह महसूस करते हुए कि उनका शिकार उनकी उंगलियों से फिसल रहा था, हताशा में चिल्लाए, उस कमीने को भागने मत दो। हालांकि बोर्गिन ने फीनिक्स के व्यवहार में अचानक बदलाव को महज संयोग से अधिक महसूस किया। ये सुनियोजित लग रहा था, जैसे कि फीनिक्स किसी संकेत पर काम कर रहा हो। इस एहसास ने उसके अंदर एक सतर्क अंतर्ज्ञान को जगाया, ये सुझाव देते हुए कि वे किसी जाल में फंस सकते हैं। पीछे हटो, उसका पीछा मत करो, उसने तत्काल आदेश दिया। उसकी आवाज़ उसके आदेश का भार उठा रही थी। हम बाद में वापस आ सकते हैं, मुझे इस बारे में बुरा लग रहा है। बोर्गिन की टीम, जिनका एड्रेनालाइन अभी भी पीछा करने से बढ़ रहा था, ने खुद को पीछे हटने के उसके अचानक आदेश पर सवाल उठाते हुए पाया। क्या बकवास है, हम पीछे क्यों हट रहे हैं? हम ये कर सकते हैं। क्या तुम मजाक कर रहे हो? वे चिल्लाए, उनकी आवाज़ में निराशा और अविश्वास का मिश्रण था। वे पीछे हटने के आदी नहीं थे, खासकर तब नहीं जब उनका लक्ष्य उनकी पहुंच में हो। हालांकि बोर्गिन, जो पहले से ही सोच समझकर कदम बढ़ा रहा था, उनके विरोध से विचलित नहीं हुआ। यह एक जाल जैसा लगता है, उसने अपने कंधे पर चिल्लाया, उसकी आवाज़ दृढ़ थी, जो असहमति की तीखी बड़बड़ाहट को काट रही थी। फीनिक्स, अगर वह चाहता तो हमें आसानी से राख कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह अलग तरह से व्यवहार कर रहा है और इससे मुझे बुरा लग रहा है, उसने समझाया। एक अनुभवी शिकारी के रूप में उसकी सहज प्रवृत्ति उसे बता रही थी कि कुछ गड़बड़ है। जैसे जैसे वह पीछे हटता गया, बोर्गिन का आदेश स्पष्ट था, पीछे हटो, उसने जोर देकर कहा। समूह के नेता के रूप में उसका अधिकार खुद को साबित कर रहा था। अपनी शुरुआती अनिच्छा के बावजूद बोर्गिन के शब्दों की गंभीरता और उनके लहजे में स्पष्ट चिंता ने उन्हें प्रभावित करना शुरू कर दिया। यह एहसास कि वे वास्तव में एक सावधानीपूर्वक बिछाए गए जाल में फंस सकते हैं, साथ ही यह स्वीकारोक्ति कि फीनिक्स का व्यवहार असामान्य रूप से निष्क्रिय था, ने उन्हें अपने रुख पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया। अनिच्छा से बोर्गिन की टीम पीछे हटने लगी, उनकी भारी सांसें उस क्षण की तीव्रता का प्रमाण थीं। बोर्गिन पर जो बेचैनी का भाव छा गया था वह संक्रामक था, और जैसे ही वे डिस्टिलरी जिले से पीछे हटे, टीम यह महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाई कि वे एक ऐसी स्थिति से बाल बाल बच गए हैं जो विनाशकारी रूप से समाप्त हो सकती थी। जब लिनान और बूढ़े व्यक्ति ने अपनी टीम की अप्रत्याशित वापसी देखी तो लिनान अपनी उलझन को छिपा नहीं सका। वे क्या कर रहे हैं? उसने आश्चर्य से देखा कि बोर्गिन उन्हें पीछे हटा रहा था। बूढ़ा आदमी, जिसके अनुभव ने उसे उनकी दुर्दशा के बारे में अधिक सूक्ष्म समझ दी थी, फीनिक्स की शक्ति पर अटकलें लगा रहा था, खासकर थोरिक और अन्य लोगों की झुलसी हुई उपस्थिति को देखते हुए। वह फीनिक्स हमारी अपेक्षा से अधिक शक्तिशाली हो सकता है, उसने सोचा, कुछ मिनट पहले उन पर पड़ी भीषण गर्मी को याद करते हुए। हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, चलो इस पिंजरे को नीचे उतारते हैं, उसने फैसला किया, जिससे तुरंत प्रस्थान की आवश्यकता का संकेत मिला। क्यों? लिनान ने अभी भी हैरान होकर पूछा।
बस करो, बूढ़े आदमी ने दृढ़ता से कहा, आगे कोई सवाल पूछने की गुंजाइश नहीं छोड़ते हुए। साथ में उन्होंने पिंजरे पर विशिष्ट रून टैप किए, इसके विघटन की शुरुआत की। टुकड़ा टुकड़ा करके पिंजरा ढहने लगा, प्रत्येक भाग बूढ़े आदमी के हाथ में चांदी के अंतरिक्ष की अंगूठी में गायब हो गया। यही वह क्षण था जब फीनिक्स फिर से प्रकट हुआ, उसका शरीर जलती हुई लपटों में लिपटा हुआ था। दूर से बोर्गिन ने फीनिक्स को हवा में उड़ते हुए देखा, बूढ़े आदमी और लिनान की ओर उल्कापिंड की गति से गोता लगाते हुए। सावधान, बूढ़ा आदमी चिल्लाया, लेकिन फीनिक्स के गोता से बचने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। टक्कर बहुत बड़ी थी, उल्कापिंड के हमले के समान। प्रभाव ने एक शक्तिशाली शॉकवेव उत्पन्न की, जिससे मलबा उड़ गया और आसपास की खंडहर इमारतें हिल गईं, जिससे उनकी पहले से ही कमजोर संरचनाएं और भी अस्थिर हो गईं। आगे की अराजकता और क्षेत्र को घेरने वाले घने धुएं के बीच माइकल ने अवसर का फायदा उठाया। छाया टेलीपोर्टेशन का उपयोग करते हुए उन्होंने टक्कर के कारण बूढ़े व्यक्ति के बेहोश हो जाने के ठीक बाद माइकल ने तेजी से सटीकता के साथ बूढ़े व्यक्ति के हाथ से अंतरिक्ष की अंगूठी छीन ली। थोरिक क्रोध में आकर और बिना कार्रवाई के पीछे हटने से इनकार करते हुए फीनिक्स पर अपना युद्ध कुल्हाड़ी फेंक दिया। लेकिन फीनिक्स आसन्न खतरे को भांपते हुए हमले से जल्दी से पीछे हट गया। बाहर निकलो, थोरिक, लिनान और डेवन को यहां से निकालो, बोर्गिन ने आदेश दिया। उनके आदेश ने अराजकता को चीरते हुए उनके पीछे हटने की तात्कालिकता पर जोर दिया। जैसे ही टीम बोर्गिन के आदेशों का पालन करने के लिए दौड़ी, माइकल ने अंतरिक्ष की अंगूठी को सुरक्षित कर लिया, इस विवेक के साथ घटनास्थल से दूर चला गया कि वह भ्रम में किसी का ध्यान न जाए। आखिरकार बोर्गिन और उनकी टीम अपने कष्टों से थकी हुई और पस्त गोल्डस्पायर के बाहरी इलाके में पहुंची। आगे शहर की दीवारों को देखकर उन्हें थोड़ी राहत मिली। बोर्गिन समझ गया कि अगर उनकी हालिया मुठभेड़ एक जाल थी, तो वे राज्य की सीमाओं के भीतर सुरक्षा पा लेंगे। उन पर हमला करने का मतलब देवी शेषत की इच्छा का उल्लंघन करना होगा, ऐसा अपराध जिसे करने की हिम्मत बहुत कम लोग कर सकते हैं। हालांकि शहर के दरवाजों से कुछ ही मीटर की दूरी पर, जहां पूरी तरह से कवच पहने पहरेदार चौकन्ने खड़े थे, एक अचूक चीख ने सन्नाटे को चीर दिया। यह एक ऐसी आवाज थी जिसे बोर्गिन और उनकी टीम ने इतनी जल्दी फिर से सुनने की उम्मीद नहीं की थी, एक ग्रिफिन की तीखी चीख। उन्होंने ऊपर की ओर देखा, ऊपर मंडराते काले आसमान को देखते हुए आंखें सिकुड़ते हुए, बादलों से भरा हुआ, फिर भी बारिश से थरथरा रहा था। एक बड़ी छाया ऊपर चली गई, अशुभ और तेज। एक भी ग्रिफिन नहीं, थोरिक ने खतरे को पहचानते हुए हताशा में कहा। जैसे कि संकेत पर ग्रिफिन बादलों के आवरण को तोड़ते हुए घातक ध्यान के साथ उनकी ओर गोता लगाता हुआ आया। शहर के पहरेदारों ने राक्षस के हमले के आसन्न खतरे को पहचानते हुए तुरंत खतरे की घंटी बजाई और दरवाजे बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। बोर्गिन और उनकी टीम को अपनी खतरनाक स्थिति का एहसास हुआ और वे अभी भी लिनान और बूढ़े आदमी को लेकर शहर की ओर भागे। फीनिक्स से मुठभेड़ और वापसी की कठिन यात्रा से उनकी ऊर्जा लगभग समाप्त हो चुकी थी। उन्हें उम्मीद थी कि शहर की दीवारें उन्हें शरण देंगी, लेकिन ग्रिफिन की दहाड़, जो गेट को बंद करने की कोशिश कर रहे गार्डों को डगमगाने के लिए काफी शक्तिशाली थी, ने उनकी उम्मीदों को तोड़ दिया। शहर की सुरक्षा से अप्रभावित ग्रिफिन खुले गेट से उड़ गया। उसका विशाल आकार शहर के चौक पर छाया बना रहा था, क्योंकि वह एक धमाके के साथ उतरा जो सड़कों पर गूंज उठा। गोल्डस्पायर के दिल में ग्रिफिन की अचानक उपस्थिति ने एकत्रित भीड़ में भय और अविश्वास की लहरें भेज दीं। एक ग्रिफिन शहर में, एक व्यक्ति चिल्लाया, उनकी आवाज में घबराहट थी। देवी शेषत, हमारी रक्षा करो। एक और चिल्लाया, जबकि लोग सभी दिशाओं में भाग रहे थे, उस भव्य जानवर से बचने के लिए जिसने इतनी बेशर्मी से उनके अभयारण्य में घुसपैठ की थी। माइकल और गया, माइकल के पोर्टेबल पोर्टल का उपयोग करके जानवरों को काबू करने वालों से काफी पहले शहर में पहुंच गए थे। वे इमारतों और भीड़ के बीच से गुजरे, शोरगुल से आकर्षित होकर केवल ग्रिफिन के अप्रत्याशित हमले को देखने के लिए। तुरंत उन्होंने उस प्राणी को पहचान लिया, ये बड़ा ग्रिफिन था। वह क्या कर रहा है? गया ने चौंक कर कहा। उसकी योजना उसकी आंखों के सामने उलझ गई। उनकी रणनीति एक सुनियोजित ढोंग पर टिकी थी। बड़े ग्रिफिन और बच्चों को पकड़ा जाना था और बाद में बोर्गिन को खत्म करने के लिए एक उपयुक्त क्षण पर मुक्त होना था, फिर गायब हो जाना था। शहर में एक सीधा तूफान कभी भी समीकरण का हिस्सा नहीं था। इस तरह की कार्रवाई से ग्रिफिन के कंधों पर सीधे दोष मरने का जोखिम था। अपनी सांसों में कोसते हुए गया ने हस्तक्षेप करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन माइकल ने उसकी बांह पर अपनी मजबूत पकड़ के कारण उसे रोक दिया। उसने अपना सिर हिलाया, उसकी नज़र ग्रिफिन पर केंद्रित गार्डों पर टिकी हुई थी। बड़ा ग्रिफिन बदमाश हो गया है, माइकल ने उनकी योजना से भारी विचलन को देखते हुए आकलन किया। वह खुद बोर्गिन को नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है। अगर वह योजना पर कायम रहता तो वे बोर्गिन को चौंका सकते थे। अब इस गड़बड़ी को देखो, पूरा शहर सतर्क है। तो हम यहाँ खड़े रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे। गया की हताशा उबल पड़ी और वह अपने भीतर अभिनय करने की इच्छा के साथ गुर्राने लगी। उस ग्रिफिन ने हमारी योजना को बर्बाद कर दिया।
अब हम बस इतना कर सकते हैं कि वह हमें सीधे लड़ाई में घसीटे बिना बोर्गिन को खत्म कर सके। अगर हम अभी हस्तक्षेप करते हैं तो ये हमारे लिए चीज़ों को जटिल बना देगा। न केवल हम हत्या के अनुबंध को विफल कर देंगे, बल्कि हम सेजस्पाय में दुश्मन भी बना लेंगे। हम सेशात को अलग थलग नहीं कर सकते, वह एक संभावित सहयोगी है जिसकी हमें आवश्यकता हो सकती है। बड़े ग्रिफिन के अप्रत्याशित दांव ने वास्तव में उनकी सावधानीपूर्वक बनाई गई योजनाओं को अव्यवस्थित कर दिया था, जिससे उनके पास अनुकूलन करने और ऐसे समाधान की आशा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था जो उनके बड़े उद्देश्यों को खतरे में न डाले। अध्याय 1262 एक हत्या, 2 मौतें। जैसे ही ग्रिफिन शहर के चौराहे पर उग्रता से उतरा, हवा में तनाव भर गया। बोर्गिन और उसके जानवरों को काबू करने वाले, जो पहले से ही अपने पिछले मुठभेड़ से थक चुके थे, युद्ध के लिए खुद को तैयार कर लिया। इस प्रभावशाली प्राणी को देखकर उनका संकल्प और भी दृढ़ हो गया। अलार्म बजने से सतर्क हुए सैनिक क्षेत्र में उमड़ पड़े, उनके कवच हर जल्दबाजी भरे कदम के साथ खनक रहे थे। अपने आप को तैयार करो, बोर्गिन ने आदेश दिया। उसकी आवाज़ आवेशित हवा में कट रही थी क्योंकि उसकी टीम अपनी स्थिति में आ गई थी। अलार्म बजने से सैनिक सतर्क हो गए, जो क्षेत्र में उमड़ पड़े, उनके कवच हर जल्दबाजी भरे कदम के साथ खनक रहे थे। तैयार हो जाओ, शहर की रक्षा करो, कप्तान ने चिल्लाते हुए अपने आदमियों को आने वाले खतरे के खिलाफ रक्षात्मक रेखा में इकट्ठा किया। दूसरी ओर जानवरों को काबू करने वाले अपने विशेष गैजेट्स की सरणी पर भरोसा करते हुए हमलों की बौछार शुरू कर दी। भारी किनारों वाले जाल ग्रिफिन की ओर फेंके गए, जो उसके विशाल पंखों को उलझाने और उसे जमीन पर गिराने के लिए डिजाइन किए गए थे। क्रॉसबो बोल्ट, जो छोटे जानवरों को वश में करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली ट्रैंक्विलाइजर से युक्त थे, हवा में सीटी बजाते हुए ग्रिफिन के महत्वपूर्ण स्थानों पर निशाना साध रहे थे। आंखों पर निशाना लगाओ, एक जानवर को काबू करने वाले ने चिल्लाते हुए कहा, ताकि वह शक्तिशाली प्राणी को अक्षम कर सके। हालांकि ग्रिफिन अपनी तीव्र इंद्रियों और चपलता के साथ जालों से बच निकला और अपने नुकीले पंजों से जालों को चीरता हुआ निकल गया, जो स्टील की तरह चमक रहे थे। ट्रैंक्विलाइजर बोल्ट ने अपना निशाना लगाया, लेकिन ग्रिफिन की दुर्जेय संरचना ने उन्हें उम्मीद से कम प्रभावी बना दिया। हालांकि ग्रिफिन अपनी तीव्र इंद्रियों और चपलता के साथ जालों से बच निकला और अपने नुकीले पंजों से जालों को चीरता हुआ निकल गया, जो स्टील की तरह चमक रहे थे। ट्रैंक्विलाइजर बोल्ट ने अपना निशाना लगाया, लेकिन ग्रिफिन की दुर्जेय संरचना ने उन्हें उम्मीद से कम प्रभावी बना दिया। लाइन पकड़ो, कप्तान ने चिल्लाया, लेकिन ग्रिफिन की शक्तिशाली चोंच और पंजे ने कवच को इस तरह चीर दिया मानो वह कागज हो। सैनिकों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, उनकी तलवारें और भले हवा में नाच रहे थे। उनका लक्ष्य ग्रिफिन को घायल करना और अपने शहर की रक्षा करना था। ढाल ग्रिफिन के हमलों को रोकने के लिए एक निरर्थक प्रयास में उठाए गए थे, लेकिन प्राणी की ताकत बहुत ज्यादा थी। एक सैनिक, जो बाकी से ज्यादा बहादुर था, ने एक सफल हमला किया। उसका भाला ग्रिफिन के पंखों में एक छेद में जा लगा और खून बहने लगा। पकड़ा, जानवर, उसने विजयी भाव से कहा, लेकिन ग्रिफिन ने तुरंत जवाबी हमला किया। फिर भी ग्रिफिन का जवाबी हमला तेज और क्रूर था। अपने पंखों के एक शक्तिशाली झटके के साथ उसने एक ऐसा झोंका छोड़ा जिसने कई सैनिकों को उनके पैरों से गिरा दिया, उनके शरीर हड्डियों को हिला देने वाले बल के साथ आसपास की संरचनाओं से टकराए। फिर उसने अपना ध्यान बोर्गिन और उसकी टीम पर केंद्रित किया। उसकी आंखें दर्द और क्रोध के मिश्रण से जल रही थीं। अपनी तैयारी के बावजूद बोर्गिन की टीम ने खुद को पराजित पाया। अब ध्वनि विघटनकर्ता का उपयोग करें, बोर्गिन ने बढ़त हासिल करने की उम्मीद में आदेश दिया। फिर भी जैसे ही ग्रिफिन ने भटकाव को दूर किया, उसने एक उन्मत्त हमले में भाग लिया। पीछे हटो, बोर्गिन ने रोते हुए अपनी स्थिति की भयावह वास्तविकता को महसूस किया। दूर से अराजकता को देखते हुए माइकल ने शांत भाव से स्थिति का विश्लेषण किया। ग्रिफिन की दुर्दशा स्पष्ट थी, वह बोर्गिन की टीम और शहर के पहरेदारों की भारी ताकत के खिलाफ संघर्ष कर रहा था। फिर भी हस्तक्षेप न करने का माइकल का निर्णय सोच समझकर लिया गया था। प्राथमिक उद्देश्य अनुबंध की समय सीमा के भीतर बोर्गिन को खत्म करना था और 100% हत्या की सफलता दर बनाए रखने के लिए माइकल की प्रतिष्ठा दांव पर थी। उसकी नज़र में अगर ग्रिफिन की लापरवाह चाल ने इस मिशन को खतरे में डाला तो ऐसा ही हो। जानवर का बलिदान एक आवश्यक कीमत होगी। राक्षसों से उसके ईश्वरीय संबंध को देखते हुए ग्रिफिन की दुर्दशा पर गया की भावनात्मक प्रतिक्रिया समझ में आती थी। हालांकि माइकल जानता था कि इस महत्वपूर्ण क्षण में भावनाएं उनके कार्यों को निर्धारित नहीं कर सकती। गया की सुरक्षात्मक प्रवृत्ति के तर्कसंगत प्रतिसंतुलन के रूप में उसने युद्ध के मैदान को ग्रिफिन के लाभ के लिए हेरफेर करने पर ध्यान केंद्रित किया, यद्यपि सूक्ष्म रूप से। चलो उनके लिए चीजें कठिन बनाते हैं, माइकल ने खुद से कहा, ज्वार को मोड़ने के अवसर को जब्त करते हुए। उन्होंने संघर्ष से उठे मलबे और धूल के बादलों का कुशलता से उपयोग किया और अपने स्वयं के धुएं के बमों को लड़ाई में शामिल किया। इन बमों ने जानवरों को काबू करने वालों द्वारा पहले से ही तैनात किए गए बमों के साथ मिलकर धुएं को गाढ़ा कर दिया, जिससे बोर्गिन की टीम और सैनिक और भी भ्रमित हो गए।
अपनी छाया टेलीपोर्टेशन क्षमताओं का उपयोग करते हुए माइकल ने फिर सुदृढ़ीकरण को लक्षित किया। निकट आने वाले बैकअप सैनिकों के रास्ते में स्थित इमारतों को सटीकता के साथ ढहा दिया गया, जिससे उनका रास्ता अवरुद्ध हो गया और वे युद्ध में शामिल होने से कट गए। इस रणनीतिक तोड़फोड़ ने न केवल बोर्गिन के रैंकों में अराजकता पैदा की, बल्कि उन्हें संख्या के साथ ग्रिफिन को भारी पड़ने से भी रोका। इन सुनियोजित हस्तक्षेपों के माध्यम से माइकल ने ग्रिफिन के लिए अवसर की एक खिड़की बनाने का लक्ष्य रखा। जब वह छाया में छिपा रहा तो उसके कार्यों ने सूक्ष्म रूप से बाधाओं को बदल दिया, जिससे ग्रिफिन को बोर्गिन पर ध्यान केंद्रित करने का एक मौका मिला, बिना किसी खतरे के कि वह संख्या में कम हो जाएगा। दूसरी ओर गया भयंकर युद्ध को देख रहा था और ग्रिफिन की लापरवाह रणनीति पर निराशा में चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका। अपने आप को मत मारो, तुम मूर्ख हो, गया ने अपनी सांस के नीचे बड़बड़ाया। ग्रिफिन की बेशर्म रणनीति के साथ उसकी निराशा स्पष्ट थी। फिर भी जब वह युद्ध को देखती रही तो वह ग्रिफिन की रणनीति को नोटिस करने से खुद को रोक नहीं पाई, या अधिक सटीक रूप से इसकी कमी। प्राणी कोई रक्षात्मक युद्धाभ्यास नहीं कर रहा था, इसके बजाय वह खुद को बेपरवाही से लड़ाई के केंद्र में लॉन्च कर रहा था, केवल आक्रामक पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। सैनिकों ने अपनी संख्या और कथित ऊपरी हाथ से उत्साहित होकर ग्रिफिन पर अधिक से अधिक हमले किए। उनकी तलवारें और भाले मांस में मिल गए, जिससे खून बह रहा था और उनके पैरों के नीचे पत्थर के पत्थर भी खून से सने हुए थे। फिर भी उनके द्वारा किए गए हर घाव के लिए ग्रिफिन ने भयंकर तीव्रता के साथ जवाब दिया। उसके पंजे और चोंच की गति इतनी तेज थी कि वह सैनिकों की पंक्तियों को विनाशकारी दक्षता के साथ चीरता हुआ निकल गया। इस अराजकता के बीच थोरिक साहस और क्रोध के मिश्रण से प्रेरित होकर एक रास्ता देख पाया। शहर के चौराहे पर गूंजने वाले युद्ध के नारे के साथ वह ग्रिफिन की ओर कूद पड़ा। उसने निर्णायक प्रहार के लिए अपना हथियार उठाया। मर जा तू बदसूरत कमीना। लेकिन ग्रिफिन ने तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए अपनी विशाल चोंच खोली और थोरिक को एक तेज घातक गति से निगल लिया। बौने को ग्रिफिन के मुंह की गहराई में गायब होते देखकर दर्शकों में एक सदमे की लहर दौड़ गई, जो उस प्राणी की घातक शक्ति की एक भयावह याद दिलाती है। इस दृश्य को देख रहा गया ग्रिफिन के आत्मघाती दृढ़ संकल्प के लिए दुख की पीड़ा महसूस कर रहा था। उसे यह स्पष्ट हो गया कि प्राणी का पीछे हटने या खुद को बचाने का कोई इरादा नहीं था। ग्रिफिन बोर्गिन की मौत सुनिश्चित करने के लिए मरने को तैयार था। अनजाने में ली गई औषधि से कमजोर होकर बोर्गिन और उसकी टीम ने अपनी सामान्य गति और ताकत बनाए रखने के लिए संघर्ष किया। औषधि के प्रभाव छाया से माइकल की रणनीतिक तोड़फोड़ के साथ मिलकर, जिसने प्रभावी रूप से किसी भी सुदृढ़ीकरण को काट दिया, जानवरों को काबू करने वालों को एक खतरनाक स्थिति में छोड़ दिया। लड़ाई की गर्मी में बूढ़े आदमी डेवन ने एक अवसर देखा। वह उस जगह पर पहुंचा जहां ग्रिफिन बोर्गिन और अन्य लोगों के साथ व्यस्त था, दुर्लभ और शक्तिशाली प्राणियों को फंसाने के लिए डिजाइन किए गए पिंजरे का निर्माण करने का इरादा रखता था, उनके जीवन या मृत्यु संघर्ष में एक हताश उपाय। हालांकि जैसे ही वह अंतरिक्ष की अंगूठी तक पहुंचा जिसमें पिंजरे के घटक थे, घबराहट शुरू हो गई। कहाँ है? उसने चिल्लाया, अपने हाथ को बेतहाशा खोजते हुए। यह एहसास की अंगूठी गायब थी। उसके अंदर सदमे की लहरें दौड़ गईं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसने चिल्लाते हुए कहा। उसकी आवाज में अविश्वास और भय था। उसे पता नहीं था कि माइकल ने चुपके से अंगूठी निकाल दी थी, जिससे डेवन पिंजरे को बुलाने में असमर्थ हो गया था। डेवन हार से घबराकर वहीं खड़ा था। तभी ग्रिफिन का ध्यान भटक गया। अपनी पूंछ को तेजी से हिलाते हुए ग्रिफिन ने बूढ़े आदमी को झपट्टा मारा, जिससे वह हवा में उड़ गया। वह खून की खांसी के साथ जमीन पर गिरा, जो ग्रिफिन के शक्तिशाली प्रहार से लगी गंभीर चोट का स्पष्ट संकेत था। मदद करने की कोशिश में लिनान ने खुद को ग्रिफिन के कुचलने वाले वजन के नीचे पाया। सैनिकों द्वारा किए गए घावों से पहले से ही खून बह रहे प्राणी के पैर उस पर दबाव डाल रहे थे, जिससे वह भारी दबाव में कुचलकर गूदा जैसा पेस्ट बन गया। बोर्गिन ने अपनी टीम की घटती संख्या को देखा और खुद की थकावट का वजन महसूस किया। अपने चरम पर न होने के बावजूद लड़ाई जारी रखने के लिए खुद को प्रेरित किया। ग्रिफिन ने मौके का फायदा उठाते हुए अपनी विशाल चोंच को उसकी ओर बढ़ाया। बोर्गिन बाल बाल बच गया, लेकिन बिना किसी नुकसान के नहीं। चोंच ने उसके कंधे को पकड़ लिया, जिससे हड्डी टूट गई। उसने गुर्राहट के साथ कहा। दर्द और हताशा उबल रही थी, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि युद्ध का ज्वार उनके खिलाफ हो रहा था। युद्ध को समाप्त करने के लिए एक हताश प्रयास में बोर्गिन ने एक साहसिक निर्णय लिया। उसने बलिदान के क्षण में ग्रिफिन पर छलांग लगाने की योजना बनाते हुए अपने अंतरिक्ष वलय से एक विस्फोटक बम निकाला। उसकी रणनीति स्पष्ट थी। जब ग्रिफिन उसे खाने के लिए अपनी चोंच खोलता, जैसा कि उसने थोरिक के साथ किया था, तो वह बम को उसके मुंह में फेंक देगा और भागने के लिए एक ग्रैपलिंग हुक के साथ एक मिनी क्रॉसबो बोल्ट का उपयोग करेगा। जानवरों को काबू करने वाले आमतौर पर जानवरों को केवल अंतिम उपाय के रूप में मारते थे, या तो जब जीव पकड़ने के लिए बहुत खतरनाक साबित होते थे, या जब उनके अनुबंध में स्पष्ट रूप से इसकी आवश्यकता होती थी। इसे खाओ। जैसे ही बोर्गिन ने ग्रिफिन का ध्यान आकर्षित करने के लिए चिल्लाते हुए हमला किया, उसने अपनी योजना को अंजाम दिया।
उसने बम को ग्रिफिन के खुले मुंह की ओर फेंका और उसे दूर भगाने के लिए ग्रैपलिंग हुक को फायर किया। हालांकि हमेशा छाया से सतर्क रहने वाले माइकल ने हस्तक्षेप किया। एक सटीक थ्रो के साथ उसने ग्रैपलिंग हुक की रेखा को खंजर से काट दिया, जिससे बोर्गिन के भागने का रास्ता बाधित हो गया। बम अपने लक्ष्य से टकराया और परिणामस्वरूप विस्फोट विनाशकारी था। विस्फोट की ताकत ने क्षेत्र को घेर लिया, जिसने बोर्गिन को अपने उग्र क्रोध में जकड़ लिया। अनुबंध ने माइकल और गया को अपने लक्ष्यों के खिलाफ सीधे मंत्र का उपयोग करने से मना किया हो सकता है, लेकिन इसमें लक्ष्य के उपकरणों के साथ छेड़छाड़ के बारे में कुछ नहीं कहा गया था, एक खामी जिसका माइकल ने घातक प्रभाव के लिए फायदा उठाया। जब धुआं और धूल जमने लगी तो उसके बाद का नजारा दिल दहला देने वाला था। ग्रिफिन जमीन पर पड़ा था, विस्फोट से उसका राजसी सिर क्षत विक्षत हो गया था, मुश्किल से जीवन बचा पा रहा था, उसका शरीर खून से लथपथ और झुलसा हुआ था, हड्डियां भयानक रूप से उजागर। सैनिक, हालांकि अपने कवच से बेहतर तरीके से सुरक्षित थे, विस्फोट के शॉकवेव से बेहोश हो गए। अराजकता के बीच ग्रिफिन अपनी आखिरी सांस के साथ गया की दिशा में अपनी निगाहें टिकाए हुए था। मेरे बच्चों की देखभाल करो, हमारे जैसे लोगों की रक्षा करो, उसने मानसिक संबंध के माध्यम से विनती की, उसे अपने परिजनों का भविष्य सौंपते हुए। उस क्षण की गंभीरता, एक अभिभावक की मृत्यु, गया की आंखों में आंसू ला दी, ग्रिफिन की अंतिम इच्छा का सम्मान करने की एक मौन प्रतिज्ञा। अपने खतरे को महसूस करते हुए बोर्गिन ने गिरते हुए जानवर से दूर जाने के लिए संघर्ष किया, लेकिन माइकल ने दूर से ही एक लकवाग्रस्त डांट के साथ उसकी किस्मत को सील कर दिया, ये सुनिश्चित करते हुए कि बोर्गिन बच न सके। एक अंतिम बेढंगे धमाके के साथ ग्रिफिन जानवरों को काबू करने वाले गिल्ड के नेता पर गिर गया, उसे अपने वजन के नीचे कुचल दिया। वह व्यक्ति जिसने जानवरों को पालने और शिकार करने में अपना करियर बनाया था, एक हत्यारे के हाथों मारा गया, एक विडंबनापूर्ण मोड़ जिसने हत्यारे के अनुबंध को अक्षरशः पूरा किया। अध्याय 1263 मौत के सौदागरों के गिल्ड का सदस्य बनना। जब अराजकता शांत हो गई और युद्ध के अवशेष हटा दिए गए, तो माइकल और गया ने खुद को अपने कमरे में पाया, जहां उनके साथ वह हत्यारा भी था जिसने उनकी दीक्षा की देखरेख की थी। हत्या को अंजाम देने और अपनी दीक्षा पूरी करने के लिए बधाई, उसने स्वीकृति में सिर हिलाते हुए कहा। हालांकि ईमानदारी से कहें तो ये साफ सुथरा हो सकता था। राक्षसों का उपयोग करना, खैर, ये चीजों को जटिल बनाता है। अभी भी गुस्से से उबल रही और नुकसान से घिरी हुई, गया ने उसकी आलोचना को मुश्किल से सुना। उसकी भावनाएं क्रोध और दुख का एक अशांत मिश्रण थी। उसके प्यारे राक्षसों की आलोचना ने उसके गुस्से को और बढ़ा दिया। हत्यारे को पता नहीं था कि वह खतरनाक रास्ते पर चल रहा था, राक्षसों के प्रति उनकी देवी की उपस्थिति में तिरस्कार व्यक्त कर रहा था। दूसरी ओर माइकल को हत्यारे के शब्दों में कुछ दम लगा। हाँ, ये और भी सहज हो सकता था, उसने स्वीकार किया, उसका लहजा चिंतनशील था। सफलता के बावजूद वह घटनाओं के सामने आने के तरीके से पूरी तरह से खुश नहीं था। ग्रिफिन की कामिकेज रणनीति उनकी प्रारंभिक योजना से बहुत दूर चली गई थी। यही कारण था कि माइकल ने सीधे दृष्टिकोण को प्राथमिकता दी, जहां वह नियंत्रण में था, जहां उसने ट्रिगर खींचा। किसी तीसरे पक्ष के माध्यम से मौत की योजना बनाना, विशेष रूप से ग्रिफिन जैसे प्राणियों को शामिल करना, बहुत सारे चरों को पेश करता है। बहुत सारे चर, उसने अंदर से बड़बड़ाया, ये पहचानते हुए कि हत्या के व्यवसाय में सबसे छोटी जानकारी भी सबसे सावधानी से बनाई गई योजनाओं को पटरी से उतार सकती है। लेकिन आप जानते हैं, माइकल ने कहा, उसकी आवाज में निराशा का भाव था। यही कारण है कि मुझे इस तरह के परिदृश्यों को सेट करना पसंद नहीं है। हमेशा कुछ न कुछ ऐसा होता है या कोई ऐसा होता है जो स्क्रिप्ट से हट जाता है। जब आप इसे दुर्घटना की तरह दिखाने की कोशिश करते हैं या किसी और से अपना गंदा काम करवाने की कोशिश करते हैं, तो बहुत कुछ ऐसा होता है जो सब कुछ बिगाड़ सकता है। हत्यारे ने माइकल की भावना को स्वीकार किया, उनकी डीब्रीफिंग में समझदारी की एक परत जोड़ दी। ये कठिन होना चाहिए, उसने बताया। किसी को सिर्फ मारने और उसकी हत्या करने में यही अंतर है। कोई भी हत्या कर सकता है, लेकिन हत्या की योजना बनाने, उसे अंजाम देने और बच निकलने के लिए एक हत्यारे की जरूरत होती है। माइकल ने सबक को आत्मसात किया और सहमति में सिर हिलाया। पृथ्वी पर शीर्ष हत्यारा होने के बावजूद उसने कभी भी अहंकार को अपने निर्णय पर हावी नहीं होने दिया। इसके बजाय उसने सीखने के अवसर को अपनाया, डेथ मर्चेंट्स गिल्ड और उससे पहले के हत्यारे के पास मौजूद अनुभव की संपदा के बारे में गहराई से जानता था। दीक्षा के बाद, अब उनके पीछे सफलतापूर्वक काम करने के बाद, हत्यारे ने गियर बदल दिया। अब जब आपने अपनी दीक्षा पूरी कर ली है, तो आपके लिए आधिकारिक तौर पर डेथ मर्चेंट्स का हिस्सा बनने का समय आ गया है, उसने घोषणा की। फिर उसने एक पदक निकाला जो पहली नज़र में देखने में साधारण था, एक साधारण कंकड़ जैसा। एक जानबूझकर की गई हरकत के साथ उसने इसे कुचल दिया, जिससे अचानक काला धुआं निकलने लगा। धुआं माइकल और गया के चारों ओर घूमता रहा, एक घूंघट में बदल गया जिसने उनके आसपास के वातावरण को स्पष्ट कर दिया। कुछ क्षण बाद वे खुद को डेथ मर्चेंट्स गिल्ड के अंधेरे, मशाल प्रकाशित हॉल में वापस ले गए, वह स्थान जहां गिल्ड के साथ उनकी यात्रा शुरू हुई थी।
हॉल के अंदर जाने के बाद हत्यारे ने गया की असामान्य चुप्पी को पहचाना। तुम बहुत शांत हो, उसने उसे करीब से देखते हुए कहा। बस राहत मिली कि यह खत्म हो गया है। गया, उसकी भावनाओं में राहत और चिंतन का मिश्रण था, उसने बस जवाब दिया। हत्यारे की हंसी ने थोड़े तनाव को तोड़ दिया। मजा अभी शुरू हो रहा है, उसने कहा, आगे आने वाली चुनौतियों और रोमांच का संकेत देते हुए। माइकल ने महसूस किया कि अधिक मांग वाले और रोमांचक कार्य क्षितिज पर थे, जिनमें से प्रत्येक पिछले से अधिक जटिल हो सकता है। जैसे ही उन्हें हॉल के केंद्र में ले जाया गया, वे एक खंभे के पास पहुंचे, जिसके ऊपर एक सिरेमिक बेसिन और उसके बगल में एक चाकू रखा हुआ था। हत्यारे ने उनकी ओर इशारा किया। मुझे अपनी हथेलियां दिखाओ और थोड़ा काट दो, उसने निर्देश दिया, बेसिन में उनके खून की आवश्यकता का संकेत देते हुए। अनिच्छा से माइकल और गया ने आज्ञा का पालन किया, अपनी हथेलियां काटते हुए और अपने खून को सिरेमिक में टपकते हुए देखते हुए, जो लाल रंग के तरल पदार्थ को उत्सुकता से अवशोषित करता हुआ प्रतीत हो रहा था। इस तरह से हम तुम पर नजर रखते हैं, हत्यारे ने समझाया, उसका लहजा सहज था, फिर भी एक अंतर्निहित धमकी थी। अगर तुम डेथ मर्चेंट्स के बारे में किसी को भी फुसफुसाते हो तो हम जान जाएंगे। फिर उसने गिल्ड के पदानुक्रम को स्पष्ट किया। जब तक तुम रैंक नहीं चढ़ जाते, तब तक नए खून को लाने के बारे में भूल जाओ, जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया था। और याद रखो, उसने जारी रखा, तुम गिल्ड में जितने ऊपर जाओगे, इनाम उतने ही मीठे होंगे। क्या तुम अपनी अगली नौकरियों के लिए तैयार हो? हत्यारे ने पूछा, उसकी नज़र तीखी और आंकलन करने वाली थी। अच्छा वेतन तो बेहतर है, लेकिन माइकल ने आधी मुस्कान के साथ सिर हिलाया और चुटकी ली। माइकल की बात सुनकर हत्यारा हंसा, हास्य और गंभीरता के मिश्रण की सराहना करते हुए। कोई ऐसा व्यक्ति जो पुरस्कारों से प्रेरित हो, है ना? तुम यहाँ बिल्कुल फिट बैठोगे, उसने स्वीकृति देते हुए कहा। फिर काम की ओर बढ़ते हुए उसने माइकल को एक स्पेस रिंग थमा दी। अंदर तुम्हारे पास 5 लाख सोने के सिक्के हैं, साथ ही एक छोटा सा गहना जो शायद एक दिन तुम्हारी जान बचा सकता है। हालांकि अगर तुम उतने ही अच्छे हो जितना तुम दावा करते हो, तो शायद तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद, माइकल ने जवाब दिया, अंगूठी को पकड़ते हुए और उसके वजन और क्षमता को महसूस करते हुए। हमें एक और स्टॉप बनाना है और फिर मैं तुम दोनों के साथ काम पूरा कर लूंगा। तुम अपने आप पर रहोगे, अपना शो खुद चलाओगे, हत्यारे ने निष्कर्ष निकाला। ये दर्शाता है कि उसके प्रत्यक्ष मार्गदर्शन के तहत उनका समय समाप्त हो रहा था। हत्यारे ने एक परिचित हरकत के साथ एक और कंकड़ कुचल दिया, और एक पल में वे एक नए स्थान पर टेलीपोर्ट हो गए। उन्होंने खुद को एक शराबखाने में पाया, एक ऐसी जगह जो गोपनीयता और आकस्मिक मौज मस्ती के अनूठे मिश्रण से गुलजार थी। बारटेंडर, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी बार मूंछें भूरे बालों के साथ जुड़ी हुई थी, अनुभवी आंखों से अपने क्षेत्र का सर्वेक्षण कर रहा था। संरक्षकों की पोशाक और व्यवहार में व्यापक रूप से भिन्नता थी, जो छाया में छिपे हुए काले हुडों में लिपटे हुए थे, जबकि अन्य रंगीन कुलीन पोशाक में थे, जो तेजतर्रार रहस्य की भावना को प्रकट कर रहे थे। अधिकांश संरक्षक अपनी खुद की कंपनी को पसंद करते थे, अपने पे को चिंतनशील रूप से पीते थे, जबकि कुछ जोड़े में शांत गहन बातचीत में लगे हुए थे। सुंदर कल्पित बौने टेबलों के बीच सरकते थे, उनकी शालीनता बेजोड़ थी क्योंकि वे मेहमानों की सेवा कर रहे थे। एक कल्पित बौना झुककर एक संरक्षक की सेवा करने के लिए, उसकी आवाज में एक मोहकले थी। उसने पूछा, एक और राउंड, या शायद कुछ और? मजबूत, उसकी मुस्कान आमंत्रित कर रही थी, मंद प्रकाश में साझा किए गए रहस्यों का वादा। एक संरक्षक उसके आकर्षण से मोहित होकर एक मुस्कुराहट के साथ वापस छेड़खानी करता है। मजबूत आकर्षक लगता है, लेकिन यह आपकी कंपनी है जो वास्तव में नशे में है। एक अन्य मेज पर एक बातचीत ने एक गहरे मोड़ को ले लिया, जो फांसी के हास्य से भरा था। आप जानते हैं, एक हुड वाली आकृति ने दूसरे से कहा, मैंने एक बार अपने लक्ष्य से कहा था कि अगर वह मुझे हंसाएगा तो मैं उसे जाने दूंगा। बेचारा आत्मा अंत से पहले एक हंसी भी नहीं जुटा सका। आह, लेकिन यह आखिरी हंसी है जो मायने रखती है ना? उसके साथी ने ठहाका लगाया, आवाज धीमी और भयावह थी। जैसे ही वे सराय से गुजरे, माइकल और गया ने कुछ हत्यारों की उत्सुक निगाहों को देखा। ये निगाहें संक्षिप्त थीं, क्योंकि अधिकांश जल्दी से अपने पे और फुसफुसाती बातचीत में लौट आए। हालांकि कुछ लोगों की नज़र डेमियन पर टिकी हुई थी, उनके हाव भाव में डर और सम्मान का मिश्रण था। बार में पहुंचकर बारटेंडर ने हत्यारे का परिचय देते हुए कहा, लगता है कि तुम कुछ नया खून लेकर आए हो, डेमियन, उसने माइकल और गया को जिज्ञासा और मूल्यांकन के मिश्रण से देखते हुए कहा। हाँ, उन्होंने अपनी शुरुआत में बहुत अच्छा किया, डेमियन ने सिर हिलाकर जवाब दिया। बारटेंडर, क्लिंट, ने एक जानकार हंसी निकाली। मुझे अनुमान लगाने दो, बोर्गिन आयरनफिस्ट। इसने माइकल और गया को चौंका दिया। वे एक ऐसी जगह पर थे जो स्पष्ट रूप से सेजस्पाया नहीं थी, फिर भी क्लिंट को उनके हाल के कारनामों के बारे में अच्छी तरह से पता था। नाम क्लिंट है, बारटेंडर ने जारी रखा, मैं आपका बारटेंडर, गाइड और अनुबंध देने वाला हूं। उन्होंने अपनी भूमिकाएं एक सहजता के साथ बताईं जो गिल्ड के भीतर उनके पद के महत्व को जुटलाती थीं।
क्लिंट वह व्यक्ति है जो आप निम्न श्रेणी के लोगों और उच्च श्रेणी के लोगों के बीच की खाई को पाता है। डेमियन ने उनकी ओर देखा और समझाया, जितने अधिक काम आप पूरे करेंगे उतना ही कम आपको उसका पुराना चेहरा देखना पड़ेगा। फिर उन्होंने हास्य के संकेत के साथ कहा। क्लिंट ने उस पर हंसते हुए कहा, उसके चेहरे पर मनोरंजन के साथ रेखाएं गहरी हो गईं। मत भूलो कि तुम कहाँ से आए हो डेमियन, तुम भी कभी उनके जैसे ही एक नौसिखिया थे, और यहाँ इस बूढ़े आदमी ने तुम्हें सब कुछ सिखाया। शायद थोड़ा ज्यादा ही अच्छा। उसका लहजा हल्का था लेकिन उसमें गर्व की झलक थी। डेमियन ने दोस्ताना व्यंग्य पर मुस्कुराया और माइकल और गया की ओर मुड़ा। क्लिंट तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देगा और तुम्हें तुम्हारे गिल्ड कार्ड देगा। वे यहाँ से अंदर और बाहर आने जाने की तुम्हारी चाबियां हैं, इसलिए उन्हें सुरक्षित रखो। आखिरकार डेमियन ने उन दोनों को देखते हुए जाने के लिए मुड़कर देखा। अलविदा, अगली बार बेहतर करना और हम जल्द ही फिर मिलेंगे, उसने मुड़ने और मधुशाला छोड़ने से पहले कहा। डेमियन के जाने के बाद क्लिंट का ध्यान वापस माइकल और गया की ओर गया। अगर उस आदमी ने तुम्हें भर्ती किया है तो तुम दोनों एक जोड़ी हो, उसने सोचा उन्हें आंकते हुए। हालांकि ये समझ में आता है, बहुत से लोग बोर्गिन को नहीं हरा सकते, खासकर जब ग्रिफिन शामिल हो। ये बिल्कुल वैसा नहीं हुआ जैसा कि योजना बनाई गई थी, माइकल ने आधी मुस्कान के साथ स्वीकार किया। लेकिन तुमने ये कर दिखाया है न। कोई भी हत्या तभी अच्छी होती है जब आप जीवित बचकर निकल जाएं और पीछे कोई निशान न छोड़ें। फिर वह झुका और नाजुक ढंग से उभरे हुए फूलों से सजा एक गुलाबी कार्ड उठाया। ये लो, इसे ले लो। ये रून तुम्हें यहाँ से अंदर और बाहर जाने देंगे। बस अगर तुम मुश्किल में हो तो इसे इधर उधर मत दिखाना, हम हत्यारे ऐसे नहीं होते। फूलों वाला गुलाबी कार्ड, सच में। गया ने कार्ड पर एक नज़र डाली और टिप्पणी करने से खुद को रोक नहीं सका। आगे क्या है? हमारी हत्या के अनुबंधों पर चमक और गेंदा। तुमने क्या उम्मीद की थी? खोपड़ी के साथ काला और गहरा। चलो, ये बहुत स्पष्ट है। हम हत्यारे हैं, क्लिच व्यापारी नहीं। सूक्ष्मता, याद है? क्लिंट ने उसकी प्रतिक्रिया पर ठहाका लगाया। क्लिंट ने फिर चर्मपत्रों का एक ढेर निकाला जिनमें से प्रत्येक में एक अलग अनुबंध का विवरण था और उन्हें माइकल और गया के सामने फैला दिया। अपनी शैली के अनुकूल कुछ चुने, उन्होंने सलाह दी। उनकी आवाज़ अब गंभीर थी, जो उनके विकल्पों की गंभीरता को रेखांकित कर रही थी। लेकिन याद रखें, काम जितना कठिन होगा और लक्ष्य की प्राथमिकता जितनी अधिक होगी, उतनी ही तेजी से आप रैंक में ऊपर उठेंगे। डेमियन की तरह रीपर ऑफ डेथ बनने का लक्ष्य रखें। जब वे अनुबंधों को पढ़ने के लिए झुके, हत्यारे के रूप में अपने बढ़ते करियर में कौन सा रास्ता चुनना है, इस पर विचार करते हुए माइकल का ध्यान क्षण भर के लिए भटक गया। क्लिंट के पीछे शेल्फ पर एक कांच की परावर्तक सतह में उसने एक परिचित व्यक्ति की झलक देखी। उसकी आंखें पहचान में सिकुड़ गईं। यह कोई और नहीं बल्कि खुद जिन था। 1264 टोरुक पर अनुबंध, रेनार का क्लोन ऑक का निर्माण कर रहा है। जब जिन ने डेथ मर्चेंट के नए सदस्यों के लिए निर्धारित सराय में प्रवेश किया तो वह स्पष्ट रूप से अचंभित रह गया। अंधेरे के देवता के रूप में जाने जाने वाले माइकल को वहां बैठे देखकर कालकोठरी में उनके भयावह मुठभेड़ की यादें फिर से ताज़ा हो गईं, जहां जिन अपनी आत्मा को वेलोरिक्स द्वारा अवशोषित किए जाने से बाल बाल बच गए थे। अपने संयम को पुनः प्राप्त करने के लिए जिन ने अपने शुरुआती सदमे को छुपाया, गिल्ड में अलिखित नियम के बारे में गहराई से जानते हुए कभी भी बहुत कुछ प्रकट न करें। हथियारों के इस अड्डे में रहस्य मुद्रा थे और विश्वास एक दुर्लभ वस्तु थी। अरे बच्चे, हमारे नए सदस्यों से मिलो, क्लिंट ने माइकल और गया का परिचय देते हुए कहा, जब जिन ने अपना रास्ता बनाया और माइकल के बगल में एक सीट ली। नमस्ते जिन, माइकल ने उन्हें एक शांत सिर हिलाकर अभिवादन किया, हत्यारे को उनके साझा पिछले अनुभव से पहचानते हुए। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? क्लिंट ने परिचितता के भाव को समझते हुए पूछा। हाँ, ऑमविल में कालकोठरी में हमारा सामना हुआ था, गया ने कहा। ग्रिफिन और उसकी अंतिम इच्छा के बारे में आंतरिक संघर्ष के बावजूद उसकी आवाज़ स्थिर थी। बढ़िया, लेकिन यहाँ याद रखना, कोई दोस्त नहीं है, सिर्फ साथी हत्यारे हैं। क्लिंट ने एक जानकार मुस्कान के साथ उन्हें याद दिलाया। माइकल ने सिर हिलाकर क्लिंट की सलाह स्वीकार की, फिर उसका ध्यान उसके सामने रखे चर्मपत्रों पर गया। अनुबंधों को देखते हुए एक ने विशेष रूप से उसकी नज़र को आकर्षित किया। मैं शापित हो जाऊंगा, उसने अपने हाथ में एक ऑक के चित्र को देखते हुए बड़बड़ाया। ये ऑक रेनार का सेवक था, जिसका सामना माइकल ने पहले भी किया था, सेलेस्टियल वैली तक पहुंचने और गया को बचाने के लिए एक उन्मत्त लड़ाई के दौरान। उसे याद आया कि पिछली बार जब वे मिले थे तो उसने रेनार के सैनिकों से निपटा था और उसे लगा कि ऑक है, लेकिन वे केवल क्लोन थे, असली अभी भी वहां था। टोरुग, रेनार का देवदूत, माइकल ने नाम पहचानते हुए और इस अनुबंध के समापन की संभावना को देखते हुए कहा। टोरुग, वह रेनार के पतन के बाद से अपने दल के साथ निम्बोसिया में अराजकता फैला रहा है। वे एक बुरे समूह हैं, खासकर अब जब उन्होंने अपना भगवान खो दिया है। यह उन्हें अप्रत्याशित और खतरनाक बनाता है, क्लिंट ने जोड़ा।
व्यापक निहितार्थों के बारे में उत्सुक गया ने पूछा, रेनार की बात करें तो निम्बोसिया में नवीनतम क्या है? ये स्पष्ट था कि क्लिंट हमेशा सूचित रहने वाले व्यापक दुनिया की घटनाओं की नब्ज पर अपनी उंगली रखते थे। एक राउंड लेना चाहेंगे? क्लिंट ने कांच का कप साफ करते हुए लापरवाही से पेश किया। फिर उसने जिनके लिए शराब डाली, माइकल और गया की पसंद जानने के लिए उनकी ओर देखा। मैं नहीं पीता, माइकल ने इशारा किया। तुम्हारे लिए अच्छा है, क्लिंट ने जवाब दिया। उसकी आवाज़ में आश्चर्य का संकेत था, एक हंसी के साथ जोड़ा, हालांकि मुझसे जूस की उम्मीद मत करो। माइकल मुस्कुराया जब क्लिंट ने अपनी पिछली बातचीत फिर से शुरू की। टोरुक के बारे में क्लिंट ने उन्हें बताते हुए कहा, रेनार की मौत के बाद वह बहुत ज्यादा उत्पात मचा रहा है। अफवाह है कि वह अंधेरे के देवता की तलाश कर रहा है। माइकल की असली पहचान के बारे में सुनकर जिन असहज हो गया, उसे अपने बगल में बैठे माइकल की असली पहचान का एहसास हुआ। ऐसा क्यों? गया ने अनभिज्ञता जताते हुए पूछा। क्लिंट ने अपनी आवाज़ थोड़ी कम करते हुए कहा, देवताओं के समूह में चर्चा है कि अंधेरे के देवता ने रेनार को मार दिया होगा। यकीन करना मुश्किल है न? सभी को लगता था कि देवता को नहीं मारा जा सकता, लेकिन निम्बोसिया या कहीं और बारिश नहीं होने से यह बिल्कुल साफ है कि रेनार चला गया है। फिर वह पीछे झुका, उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। अगर अंधेरे के देवता ने वाकई रेनार को मार डाला तो वह अब तक का सबसे बड़ा हत्यारा है। यहाँ के लोग ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि उसने ये कैसे किया। अनुबंध पर नजर डालते समय माइकल की नज़र अनुबंध के इनाम वाले हिस्से पर गई, जहां 100,000 सोने के सिक्के और 1000 गिल्ड पॉइंट का भुगतान किया गया था। जब गया ने चर्मपत्रों के ढेर को देखा तो उसने दिए जाने वाले इनामों में असमानता पर टिप्पणी की। इन्हें देखो, कुछ लोग 1 मिलियन सिक्के दे रहे हैं, उसने बताया। उसका आश्चर्य स्पष्ट था। माइकल ने नज़र घुमाई, उसका ध्यान पुरस्कारों में विसंगति पर गया। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन अनुबंधों में कम गिल्ड पॉइंट दिए जाते हैं। जितना कठिन काम होगा उतने ही ज्यादा गिल्ड पॉइंट मिलेंगे, लेकिन सोना कम मिलेगा। यहाँ गिल्ड पॉइंट सोने से ज्यादा मूल्यवान हैं। क्लिंट ने उनकी दिलचस्पी देखी और समझाया, तो बड़ी लीग में पहुंचने का मतलब है इन गिल्ड पॉइंट को जमा करना, है न? माइकल ने सिर हिलाया, गिल्ड की अर्थव्यवस्था में प्रतिष्ठा की मुद्रा को समझते हुए। बिल्कुल, दूसरी मंजिल पर पहुंचने के लिए आपको 10,000 गिल्ड पॉइंट चाहिए। वहाँ अनुबंध अधिक मज़ेदार हैं, पुरस्कार बड़े हैं, और गिल्ड आपको जितना ऊपर चढ़ता है उतना ही बेहतर उपहार देता है। क्लिंट ने पुष्टि की। बातचीत ने गिल्ड के अंदरूनी कामकाज को उजागर किया। माइकल और गया को इसके रैंकों में ऊपर उठने का मार्ग दिखाया और अपनी स्थिति को आगे बढ़ाने और अधिक आकर्षक अवसरों तक पहुंचने के लिए सोने पर गिल्ड पॉइंट को प्राथमिकता देने के महत्व को दिखाया। इस गिल्ड में कितनी मंजिलें हैं? माइकल ने पूछा। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। नोव एल बी JNN 6, क्लिंट ने एक गिलास चमकाते हुए उत्तर दिया। डेमियन 5वीं मंजिल पर है। काफी समय से कोई भी छठे स्तर पर नहीं पहुंचा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए माइकल ने मानसिक रूप से रैंक में ऊपर चढ़ने की आवश्यकता को महसूस किया, इसे अपने कौशल और महत्वाकांक्षाओं के लिए एक चुनौती के रूप में देखा। उच्च स्तर पर पहुंचने के साथ किस तरह के लाभ मिलते हैं? गया ने बातचीत से उत्सुक होकर पूछा। उसने गिलास नीचे रख दिया, थोड़ा झुककर। ठीक है, यह अलग अलग होता है। लाभ में मुफ्त घर और कस्टम मेड कवच जैसे सांसारिक सामान से लेकर दुर्लभ खेती के संसाधन शामिल हैं। 5वें स्तर पर एक ऐसा लाभ भी है जो आपको काम पर मरने पर मृतकों में से वापस ला सकता है। किसी को मौत से वापस लाना, क्या यह संभव है? गया ने पूछा। उसका आश्चर्य स्पष्ट था। क्लिंट ने उसके आश्चर्य पर ठहाका लगाया, फिर समझाने के लिए झुक गया। डेथ मर्चेंट्स की स्थापना स्वयं डेथ ने की थी। वह मृत्यु को नियंत्रित करता है और उसके लिए किसी को वापस लाना अपनी उंगली उठाने जितना ही सरल है। क्या किसी ने वास्तव में उसे देखा है? माइकल, जो कि एक देवता के रूप में मृत्यु के पहलुओं के बारे में उत्सुक था, ने पूछा। क्लिंट ने अपना सिर हिलाते हुए हंसा। आप मृत्यु को सिर्फ देखकर उसके बारे में बात करने के लिए जीवित नहीं रहते। मृत्यु से मिलने का मतलब बिल्कुल यही है, आप मर जाते हैं। कहानी का अंत यही है। आगे बढ़ने से पहले वह एक पल के लिए रुका। मृत्यु अद्वितीय है। वह देवताओं के समूह का हिस्सा है, लेकिन बहुत से देवताओं ने उसे नहीं देखा है। नश्वर लोगों की तो बात ही छोड़िए। क्लिंट ने देवताओं के साथ अपने अनुभवों को याद किया। अपने जीवन काल में मैंने केवल कुछ देवताओं को देखा है, सेशत, फोर्टुना और लक्सर। इन तीनों को दयालु माना जाता है, जो अपने उपासकों को कभी कभी खुद को दिखाते हैं। लेकिन दूसरे देवता, उसने नागभान से कोड़ी, वे तो बस बेवकूफ़ हैं, शायद ही कभी अपना चेहरा दिखाते हैं या हम नश्वर लोगों की परवाह करते हैं। क्लिंट की सोच सुनकर जिन बीच में बोलने से खुद को रोक नहीं पाया। ज्यादा निश्चित मत हो क्लिंट, कुछ देवता हमारे बीच चलते हैं। उसकी आंखें माइकल की ओर कुछ देर के लिए झपकी, जो छिपे हुए सत्य का एक सूक्ष्म संकेत था। जिनके शब्दों के गहरे अर्थ से अनजान क्लिंट ने बस हंसी और हल्के फुल्के मजाक के साथ जवाब दिया।
जिस दिन मुझे पता चलेगा कि मैंने किसी देवता के साथ शराब पी है, मैं गंजा हो जाऊंगा और अपनी यह शानदार दाढ़ी मुंडवा दूंगा। तुम्हें वाकई वह दाढ़ी पसंद होगी, है ना? गया ने मुस्कुराते हुए चिढ़ाया। चूंकि तुमने टोरुक का अनुबंध चुना है, क्लिंट ने शुरू किया, उसका स्वर व्यावसायिक हो गया, ये कार्ड तुम्हें सीधे निम्बोसिया ले जाएगा। फिर उसने एक घन और एक मुहर निकाली, मुहर को अनुबंध पर दबाते हुए, खोपड़ी की छाप छोड़ते हुए, उनके कार्य की घातक प्रकृति का प्रतीक। उसने उनके कार्ड मांगे, उन्हें घन पर रखते हुए। एक पल के लिए कार्ड चमक उठे, एक अदृश्य ऊर्जा के साथ स्पंदित, आगे की यात्रा के लिए उनकी सक्रियता का संकेत देते हुए। क्लिंट पीछे झुक गया, उनके गंतव्य के बारे में थोड़ी जानकारी देते हुए। निम्बोसिया में अभी बहुत गड़बड़ है, उसने एक और ड्रिंक डालते हुए कहा। रैनार के अत्याचारी शासन के बाद कुछ रईस पुनर्निर्माण की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर जगह विभाजन है। कुछ लोग अभी भी रैनार की पूजा करते हैं, उसकी वापसी या उत्तराधिकारी की उम्मीद करते हैं, जबकि अन्य मानते हैं कि वह वास्तव में गया नहीं है। सत्ता के लिए अलग अलग गुट होड़ कर रहे हैं। उसने रुककर माइकल और गया से आंखें मिलाईं। अगर मैं तुम होते तो मैं जमीन की स्थिति जानने से शुरू करता, पता लगाता कि इस अराजकता में टोरुक कहाँ फिट बैठता है। अगर तुम कर सको तो उसे चुपचाप बाहर निकालो। माइकल और गया सलाह को स्वीकार करते हुए खड़े हो गए। हम ऑक से निपटने के बाद बेस पर पहुंचेंगे, गया ने आत्मविश्वास से घोषणा की। माइकल ने अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करते हुए कार्ड में ऊर्जा का एक टुकड़ा डाला। गिल्ड का हलचल भरा माहौल फीका पड़ गया, क्योंकि उनके चारों ओर एक अदृश्य बुलबुला बन गया, जो उन्हें निम्बोसिया की अशांत भूमि में अपने अगले मिशन पर ले गया, डेथ मर्चेंट के छायादार आश्रय को पीछे छोड़ दिया। निम्बोसिया की एक गली में पहुंचते ही माइकल और गया राज्य के परिवर्तन से चकित हो गए। अथक बारिश और बाढ़ के दिन चले गए, जो कभी शहर के परिदृश्य को परिभाषित करते थे। अब सड़कें सूखी थीं, केवल काले बादलों का दमनकारी भार और कभी कभार बिजली गिरने से सूखे की एक रास्ता टूट गई। ये निम्बोसिया है ना? कुछ उदास और गड़बड़ लग रहा है। गया ने दृश्य का निरीक्षण किया, उसकी अभिव्यक्ति तिरस्कार से भरी थी। उस पल माइकल ने अपने कान में एक भनभनाहट महसूस की, जो पिन के कॉल का संकेत दे रही थी। हालांकि यह याद थी जिसने बात की, उसकी आवाज़ अधीरता से भरी हुई थी। भूत, तुम अभी भी क्या कर रहे हो? हम यहाँ अपने 3 सिर से ऊब रहे हैं। मैं निम्बोसिया में हूँ, धीरज रखो, हम रेनार के ऑक दोस्त से निपटने के बाद तुम्हें लेने आएंगे। माइकल ने एक हंसी को दबाते हुए जवाब दिया। अयाग की आवाज़ में आश्चर्य स्पष्ट था। तुम्हारा मतलब क्लोन बनाने वाले गधे से है जो हर बार मौत को चकमा देता है? उसने स्पष्टीकरण मांगते हुए पूछा। हाँ, वही। वैसे उसका नाम टोरुक है, माइकल ने जवाब दिया। अयाग की प्रतिक्रिया खारिज करने वाली थी। मुझे उसके नाम की परवाह नहीं है, बस जल्दी करो और हमें ले जाओ। मैं उस ऑक को धूल खाते हुए देखना चाहता हूँ। ठीक है, मैं आकर तुम्हें ले जाऊंगा, माइकल ने अयाग को आश्वासन दिया। उसे पता नहीं था कि सिर्फ 2 दिनों में उसे नश्वर लोक में वापस लौटना होगा, जो उसकी यात्रा में एक महत्वपूर्ण बदलाव की शुरुआत होगी। उस क्षण से उसके पिछले कार्यों के परिणाम सामने आने लगेंगे, जो उसे उन तरीकों से परेशान करेंगे जिनकी उसने अभी तक कल्पना भी नहीं की थी। 1265 आगरा, अराजकता का देवता माइकल वेदोरा की अपनी पूरी शक्तियों को अनलॉक करने की खोज को भूला नहीं था, लेकिन कालकोठरी की भागदौड़ की दबावपूर्ण मांगों ने उसे भटका दिया था। उसकी डार्क फ्लेम्स के लिए अपग्रेड, एक महत्वपूर्ण बढ़ावा जिसकी उसे आवश्यकता थी, वह दावा नहीं किया गया था, जो उसकी लंबी टू डू सूची में लंबित कार्य था। चीजों को सही करने के लिए दृढ़ संकल्पित माइकल ने टोरुक से निपटने के तुरंत बाद इस खोज को पूरा करने का संकल्प लिया। वह जानता था कि ऑक को खत्म करना उसके द्वारा ली गई व्यापक जिम्मेदारियों को पूरा करने की शुरुआत होगी। महत्वपूर्ण होते हुए भी बोर्गिन आयनफिस्ट पर जीतने गया की खोज की जटिलताओं के प्रति उसकी आंखें खोल दी थीं। ये केवल एक हाई प्रोफाइल बीस्ट टैमर को हराने के बारे में नहीं था। उसे पूरे नेटवर्क को खत्म करने की जरूरत थी। बीस्ट टैमर्स गिल्ड द्वारा पकड़े गए सभी प्राणियों को मुक्त करना था, ताकि उसकी खोज को सही मायने में पूरा किया जा सके। इतना कुछ दांव पर लगा होने और कार्यों के ढेर लगने के साथ माइकल को अपनी प्रतिबद्धताओं का भार महसूस हुआ। उसकी योजना स्पष्ट थी। सबसे पहले वह टोरुक को खत्म करेगा, जो रैनार की सेना के अवशेषों को बाधित करने में एक महत्वपूर्ण कदम था। उसके बाद उसने पकड़े गए जानवरों को मुक्त करने पर ध्यान केंद्रित करने का इरादा किया, एक ऐसा कार्य जो न केवल गया की खोज को पूरा करेगा, बल्कि उसे अपनी साधना शुरू करने और पहले देवत्व स्तर नवजात भगवान तक पहुंचने में सक्षम करेगा। जैसे ही माइकल और गया ने अपने आसपास का सर्वेक्षण किया, माइकल ने अपने पोर्टेबल दिव्य पोर्टल को पुनः प्राप्त किया, इसे एक अभ्यास गति के साथ सक्रिय किया। उनके सामने एक भंवर अस्तित्व में आया, जो उनके संचालन के आधार पर वापस जाने का प्रवेश द्वार था। इसके माध्यम से कदम रखते हुए उन्होंने खुद को सेकंड के भीतर परिचित स्थान पर पाया। उनका आधार गतिविधि से गुलजार था। पिंक अपने वर्कस्टेशन को बढ़ाने में व्यस्त थी, जो स्क्रीन और तारों की लगातार बढ़ती सरनी से घिरा हुआ था, जो उनकी रहस्यमय दुनिया के बीच में एक तकनीकी आश्रय बना रहा था।
वेदोरा, 3 सिर वाला हाइड्रा, मेज पर बैठा था। उनकी उपस्थिति आज्ञाकारी लेकिन शांत थी। उनके आगमन पर अयाग अपनी उत्तेजना को रोक नहीं पाए। आखिरकार उसने कहा, उसकी आवाज़ राहत और खुशी से भरी हुई थी। हमें तुम दोनों की याद आई, सबा ने गर्मजोशी से कहा, जबकि कैन, अधिक संयमित, ने केवल स्वीकृति में सिर हिलाया। जैसे ही माइकल और गया पास आए, गया ने धीरे से छोटे हाइड्रा को उठाया, उन्हें धीरे से गले लगाया। क्या हुआ? सबा, हमेशा की तरह चौकस, ने गया के व्यवहार में एक छाया को देखा और जांच की। गया की प्रतिक्रिया में क्रोध और दुख का मिश्रण था। सब कुछ गड़बड़ हो गया था, उसने गुर्राते हुए कहा। उसकी हताशा स्पष्ट थी। एक भारी आह के साथ उसने घटनाओं को याद करना शुरू किया। योजना ये थी कि ग्रिफिन साथ खेले, पकड़ा जाए और फिर बोर्गिन को मारने के लिए भाग जाए। अयाग ने ध्यान से सुना, बीच में कहा, लेकिन वह बेवकूफ़ ग्रिफिन बदमाश हो गया, है ना? हाँ, गया ने आगे कहा, वह शहर में घुस आया, सीधे हमला किया। उसे इस तरह से नहीं मारा जाना चाहिए था। ग्रिफिन, वह मर गया और अपनी आखिरी सांस के साथ उसने मुझसे अपने बच्चों की देखभाल करने, हमारे जैसे लोगों की रक्षा करने के लिए कहा। बातचीत के कुछ अंशों को सुनते हुए पिंक ने माइकल की ओर देखा। उसके चेहरे पर सहानुभूति और चिंता का मिश्रण था, लेकिन वह चुप रही, इस क्षण की गंभीरता का सम्मान करते हुए। जब गया ने घटनाओं का वर्णन करना समाप्त किया तो अयाग अपनी हताशा को रोक नहीं पाए और स्थिति को कोसते हुए बोल पड़ी। अरे गया, तुम्हें इस पर खुद को कोसना नहीं चाहिए। अगर किसी को दोष देना है तो वह दुष्ट ग्रिफिन है, उसने कहा। उसकी आवाज़ क्रोध और चिंता से भरी हुई थी। गर्म बहस के बीच पिंक ने उनका ध्यान दूसरी ओर मोड़ते हुए कहा, तो आगे क्या है? उसने पूछा। उसकी नज़र माइकल पर गई। मुझे टोरुक के बारे में सब कुछ बता दो, जो रेनार के पुराने साथियों में से एक है, माइकल ने निर्देश दिया। उसका दिमाग पहले से ही उनके अगले लक्ष्य पर जा रहा था। पिंक ने सिर हिलाया, उसका ध्यान अपनी स्क्रीन और तारों पर वापस आ गया। हाँ, लेकिन ये सुनो, उसने शुरू किया। उसके स्वर से संकेत मिल रहा था कि वह किसी दिलचस्प चीज़ पर ठोकर खा गई थी। इसे सेट करते समय मैं सेरेफिन के नेटवर्क और उसके जासूसों से कुछ बातचीत सुनने में कामयाब रही। माइकल ने झुककर देखा। पिंक द्वारा उजागर की गई संभावित खुफिया जानकारी से उसकी दिलचस्पी बढ़ गई। मैंने बारिश के एक नए देवता के बारे में कुछ बातचीत सुनी, पिंक ने खुलासा किया। उसकी आंखें उसकी स्क्रीन को स्कैन कर रही थीं। और ऐसा लगता है कि पैथियन पहले से ही इसके बारे में चर्चा कर रहा है, ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि यह नया देवता उनके रैंक में कैसे फिट बैठता है। इस रहस्योद्घाटन पर अयाग ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, हम देवताओं और देवमंडल के बारे में गहराई से खोज कर रहे हैं, और यह अजीब है, आप जानते हैं। कोई भी वास्तव में यह नहीं समझता है कि एक देवता का जन्म या चयन कैसे होता है। यह एक बड़े रहस्य की तरह है, जिसके बारे में देवमंडल में केवल कुछ ही लोग जानते हैं। देवताओं के अस्तित्व और जन्म के इर्द गिर्द ये पूरा रहस्य। डैगन को इससे पहले ही जुनून सवार हो गया था जब देवमंडल ने उसे निकाल दिया था। माइकल ने जानकारी पर विचार किया, फिर पिंक की ओर सिर हिलाया। सिस्टम को अपग्रेड करते रहो और अधिक क्रिस्टल को हैक करने का प्रयास करो। हमें टोरुग और उसके कनेक्शनों के बारे में सब कुछ चाहिए। मैं पहले से ही इस पर काम कर रही हूँ, पिंक ने उत्सुकता और एकाग्रता से जवाब दिया। चलो देखते हैं कि मैं टोरुग के बारे में क्या खोज सकती हूँ। वह अपनी कुर्सी पर बैठ गई। उसकी उंगलियां कीबोर्ड के रूप में काम करने वाले चमकते हुए रूनों पर नाच रही थीं। कुछ ही क्षणों बाद स्क्रीन चमक उठी। टोरुग की भयावह छवि और सेरेफिन के नेटवर्क से प्राप्त सूचनाओं का झरना प्रदर्शित हुआ। जैसे ही पिंक ने डेटा को स्कैन किया, उसने अपने निष्कर्षों को प्रसारित किया। ऐसा लगता है कि टोरुग और उसका गिरोह भगवान आगरा के साथ मिलीभगत कर रहा है, उसने बताया। आगरा के उल्लेख पर सबा ने जिज्ञासा से हस्तक्षेप किया, दुष्ट भगवान आगरा? हाँ, पिंक ने पुष्टि की। उसने जो जानकारी एकत्र की थी उसके बारे में विस्तार से बताया। आगरा एक लेवल 5 देवता है, काफी हद तक एक अकेला भेड़िया। वह देवताओं के समूह के साथ घुल मिल नहीं पाता और उन्होंने उसके पीछे स्वर्गदूत भी भेजे हैं, लेकिन उसे पकड़ना एक अलग कहानी है। उसने आगरा की फिसलन के लिए एक अनिच्छुक प्रशंसा व्यक्त की। वह मायावी है, ठीक है, अराजकता और विनाश पर पनप रहा है। बारिश के देवता या बिजली के देवता जैसी कोई उपाधि नहीं है। ऐसा लगता है कि वह खुद को अराजकता के देवता के रूप में देखता है। मैंने पहले भी आगरा के अनुयायियों से निपटा है, माइकल ने टिप्पणी की। उसके स्वर में पिछली परेशानियों का संकेत था। वे इस क्षेत्र में एक महामारी की तरह फैल गए, लेकिन मुझे उत्सुकता है कि टोरुग आगरा के साथ क्या कर रहा है। गया ने चिंता से भरी आवाज में कहा, उस ऑक के बारे में हमने जो कुछ भी सुना है, उसके बाद मुझे यकीन है कि यह कुछ भी अच्छा नहीं है। माइकल ने सहमति में सिर हिलाया। उसके विचार पहले से ही आगे के कार्य पर थे। तो टोरुग हमारा अगला लक्ष्य है न? पिंक ने कहा। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर टिकी हुई थीं, डिजिटल क्षेत्र में गहराई से उतरने के लिए तैयार। हम इसे वैसे ही निपटाते हैं जैसे हम हमेशा करते हैं।
तुम जमीन पर गिरो और मैं यहाँ से जो कुछ भी कर सकता हूँ उसे उजागर करूँगा। हमें उसे बाहर निकालने और फिर अपना ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, माइकल ने कहा। उनके दिमाग में उनकी रणनीति का नक्शा बना हुआ था। हमें गया को शक्ति देनी होगी ताकि वह अपनी तरफ से चीज़ों से निपटना शुरू कर सके। यह विभाजित करने और जीतने के बारे में है। गया, बोझ के रूप में नहीं देखे जाने या निष्क्रिय रहने के लिए दृढ़ संकल्पित, ने अपना संकल्प व्यक्त किया। मैं जानवरों को पकड़ने वालों द्वारा पिंजरे में बंद जानवरों को बचाने का ख्याल रख सकती हूँ और रखूंगी, उसने आत्मविश्वास से घोषणा की। वह सिस्टम या खोज की बारीकियों से अनजान थी, लेकिन वह माइकल से जानती थी कि इन जीवों को मुक्त करना उसके देवत्व की ओर बढ़ने के लिए आवश्यक था। मैं ये हिस्सा खुद करना चाहती हूँ, उसने दृढ़ विश्वास के साथ अपनी आवाज को दृढ़ करते हुए कहा। ये व्यक्तिगत है। ग्रिफिन के साथ जो हुआ उसके बाद मुझे इसे सही करना होगा और अपनी शर्तों पर भगवान बनने की अपनी यात्रा शुरू करनी होगी। क्या आप इस बारे में निश्चित हैं? माइकल ने पूछा, उसकी चिंता उसके स्वर में स्पष्ट थी। हाँ, गया ने अटूट विश्वास के साथ उत्तर दिया। हालांकि, अयाग ने बीच में कहा, हम उसके साथ जाएंगे। इस सुझाव ने गया की सुरक्षा के लिए एक अतिरिक्त आश्वासन प्रदान किया। एक पल के लिए इस पर विचार करने के बाद माइकल ने गया को एक पोर्टेबल दिव्य पोर्टल से लैस करने का फैसला किया, जो उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक एहतियाती उपाय था। ठीक है, लेकिन अगर कुछ भी गलत होता है तो आप मुझे तुरंत फ़ोन करें, उन्होंने सावधानी बरतने की आवश्यकता पर जोर देते हुए निर्देश दिया। गया, अभी भी आत्मविश्वास से भरा हुआ, उसे आश्वस्त करता है, कुछ भी गलत नहीं होगा। आप भूल रहे हैं कि मैं गया व्रेत हूँ। माइकल ने उसके कंधे पर एक सहायक थपकी दी, जो उसकी क्षमताओं में उसके विश्वास को दर्शाता है। फिर तुम सेजस पाए जाओ और मैं टोरुक को बाहर निकालने के लिए निम्बोसिया जाऊंगा, उन्होंने निष्कर्ष निकाला, अपनी योजनाओं को गति देने और अपने प्रयासों को हाथ में मौजूद कार्यों को अधिक कुशलता से निपटाने के लिए विभाजित किया। माइकल ने पिंक की ओर मुड़कर उसे विशेष निर्देश दिए, तुम गया के साथ काम करो और उसकी मदद करने पर ध्यान केंद्रित करो। मैं अपने आप को संभाल लूंगा। माइकल के कौशल और स्वतंत्रता से परिचित पिंक ने समझ में सिर हिलाया। मैं उसका ख्याल रखूंगी, घोस्ट, उसने उसे आश्वासन दिया। माइकल ने फिर पोर्टेबल दिव्य पोर्टल को पुनः प्राप्त किया, उन्हें सेजस्पाया में ले जाने के लिए अनुक्रम शुरू किया। जैसे ही वह और गया घूमते हुए भंवर में उतरे, वे जल्द ही शहर की एक छायादार गली में जमा हो गए। शुभकामनाएं, माइकल ने गंभीर स्वर में गया से कहा। फिर उसने अयाग को देखा और कहा, उसका ख्याल रखना। निम्बोसिया के द्वार में वापस जाने से पहले माइकल ने गया को एक उपकरण दिया। तो फिर तुम हमारे पास कैसे वापस आओगे? गया ने पूछा। मैं संभाल लूंगा, माइकल ने आत्मविश्वास से भरी हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। इसके साथ ही वह द्वार में चला गया, गया को उपकरण और अपनी वापसी का मौन वादा देकर, और टोरुक को बाहर निकालने के लिए गायब हो गया। निम्बोसिया में वापस आकर माइकल की रणनीति ने आकार लिया, जो अंधेरे के देवता को खोजने के लिए टोरुक के जुनून का फायदा उठाने के लिए तैयार की गई थी। ऑक के खतरनाक गठबंधनों को देखते हुए, विशेष रूप से आगरा के साथ, माइकल को पता था कि सीधा हमला पर्याप्त नहीं होगा। स्थिति चालाकी और गलत दिशा की मांग करती थी। भेष बदलकर माइकल ने एक विग पहनी और स्थानीय लोगों के साथ घुलने मिलने के लिए अपनी पोशाक बदल ली। उसका उद्देश्य लोगों के बीच अंधेरे के देवता के बारे में अफवाहों को हवा देना था। इससे दो उद्देश्य पूरे होंगे, ये टोरुक को बाहर निकालेगा, जो अपने शिकार के बारे में कोई सुराग पाने के लिए बेताब था, और यह पानी को भी गंदा कर देगा, जिससे टोरुक और उसके सहयोगियों के लिए सच्चाई को पहचानना मुश्किल हो जाएगा। अब समय आ गया है कि ऑक के जाल में फंसने का इंतजार किया जाए। निम्बोसिया की चहल पहल भरी सड़कों पर अफवाहें फैलाने के बाद माइकल शहर की दीवारों के बाहर निकल गया। उसका गंतव्य जंगल के भीतर बसे प्राचीन खंडहरों का एक समूह था, रहस्य और पुरानी कहानियों से घिरा एक स्थान, जिसे अब उसके जाल के लिए मंच के रूप में चुना गया था। एक बार की शानदार संरचना के अवशेष, खंडहर, प्रकृति के जंगली आलिंगन के बीच गंभीरता से खड़े थे। रेंगती हुई लताओं और काई से लदे पत्थर की दीवारों पर समय के निशान थे, पुराने मेहराब और ढह चुके खंभे अतीत की भव्यता का संकेत दे रहे थे। ऊंचे वृक्ष, जिनकी शाखाएं ऊपर छतरी बना रही थीं, जमीन पर धब्बेदार छाया डाल रहे थे, जबकि पत्तियों में कभी कभी टूट फूट कर आने वाली सूर्य की किरणों से जंगल के खंडहरों पर रोशनी पड़ रही थी। 1266 असली ऑक के साथ आमने सामने, क्लोन नहीं, NO will be in .com। माइकल पर पुरानी यादें छा गईं, जब वह पेड़ की टहनी पर बैठा था, जो इस दुनिया में नागों के साथ उसकी पहली घातक मुठभेड़ की याद दिलाती थी। अब 3 साल बाद वह फिर से उसी स्थिति में था, प्रतीक्षा में लेटा हुआ, लेकिन इस बार उसका शिकार टोरुग और उसके अनुयायियों का समूह था, न कि सर्पिन नाग। ध्यान से सुनते हुए उसने पत्तियों की सरसराहट और टहनियों के टूटने की आवाज़ सुनी, जो उसके लक्ष्यों के निकट आने का संकेत दे रही थी। शब्द वास्तव में तेजी से फैलता है, माइकल ने खुद से कहा, ये स्वीकार करते हुए कि उसने जो अफवाहें फैलाई थीं, उन्होंने टोरुग को कितनी तेजी से अपने जाल में फंसाया था। अपनी छाती पर पदक को छूते हुए उसने अपना कवच सक्रिय कर दिया।
काली प्लेटें भौतिक हो गईं और उसे पूरी तरह से घेर लिया। उसकी छाती पर खोपड़ी का प्रतीक लाल आंखों के साथ अशुभ रूप से चमक रहा था। अपने हुड वाले खोपड़ी के मुखौटे की छाया में माइकल की निगाहें स्थिर और तीव्र थीं, क्योंकि उसने समूह को खंडहर में प्रवेश करते देखा। बैंड का नेतृत्व एक भारी भरकम ऑक कर रहा था, जो निश्चित रूप से टोरुक था, या कम से कम उसके क्लोनों में से एक, जिसका माइकल ने पहले सामना किया था। लेकिन कुछ ने उसे बताया कि असली टोरुक को उसके झांसे से अलग करना महत्वपूर्ण होगा। ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह असली दुश्मन को निशाना बनाए, माइकल ने उस सिस्टम से सहायता लेने पर विचार किया जिसने अतीत में उसे इतनी बार सहायता की थी। उम्मीद है कि यह भ्रामक क्लोनों के बीच असली टोरुक को बेनकाब करने के लिए आवश्यक अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। टोरुग और उसके साथी ऑक योद्धाओं और बदमाशों का एक रैगटैग बैंड खंडहर में प्रवेश किया। उनकी आंखें छाया को स्कैन कर रही थीं। टोरुग विशाल और खतरनाक, उसकी मांसपेशियां उसके युद्धग्रस्त कवच के नीचे उभरी हुई थीं, क्रोध और प्रतिशोध की स्पष्ट आभा के साथ समूह का नेतृत्व कर रही थीं। यही वह जगह है, टोरुग ने घृणा से भरी आवाज में कहा, जहां उस अंधकार के देवता के बारे में कहा जाता है कि वह घूमता है। उसके साथी, जो कि मोटे ताजे ओर्क और धूर्त दिखने वाले छोटे जीवों का मिश्रण थे, आपस में बड़बड़ा रहे थे। उनकी बेचैनी उनकी छिपी हुई निगाहों में स्पष्ट थी। क्या हम वास्तव में किसी देवता से मुकाबला कर सकते हैं? एक साहसी ओर्क ने हिम्मत करके पूछा, उसके स्वर में संदेह था। टोरुग की प्रतिक्रिया तेज और क्रूर थी। कच्ची शक्ति और क्रोध का प्रदर्शन करते हुए उसने सवाल करने वाले ओर्क को पकड़ लिया और एक ही बार में शक्तिशाली झटके से उसे कुचल दिया। उसका शरीर टोरुग की लोहे की मुट्ठी में लंगड़ा हो गया। बेजान रूप को छोड़ते हुए टोरुग ने अपने समूह के बाकी सदस्यों को घूरा। उसकी आंखें एक अस्थिर संकल्प से जल रही थीं। अगर रैनार को मारा जा सकता है, टोरुग ने अपने स्तब्ध अनुयायियों को संबोधित करते हुए कहा, तो अंधेरे के देवता को भी मारा जा सकता है। उसका कथन इरादे की एक भयावह घोषणा थी, जिसने उसके समूह के बीच किसी भी तरह के संदेह को शांत कर दिया। अंधेरे के साथ सहजता से घुलते मिलते छाया में चुपके से बैठे हुए माइकल ने नीचे टोरुग पर ध्यान केंद्रित किया। क्या असली टोरुग को पहचानने का कोई तरीका है? मैं किसी दूसरे क्लोन पर समय बर्बाद नहीं करना चाहता, उसने सिस्टम से फुसफुसाते हुए कहा। उसके ऊर्जा हस्ताक्षर का उपयोग करके असली ऑक का पता लगाने के लिए 100,000 बदमाश बिंदुओं की आवश्यकता होगी। सिस्टम ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, आगे बढ़ो। माइकल ने जल्दी से पुष्टि की, लागत से थोड़ा हैरान, जो कि सिस्टम की आवश्यकताओं के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए आश्चर्यजनक रूप से सस्ती थी। फिर उसने अपने बदमाश बिंदुओं के पूल को कम होते देखा। अगर इसका मतलब असली दुश्मन को बेनकाब करना था तो यह एक छोटी सी कीमत थी। लेन देन के बाद सिस्टम ने अपना विश्लेषण शुरू किया। टोरुग और उसके साथियों से निकलने वाले ऊर्जा पैटर्न को संसाधित किया। जल्द ही सिस्टम ने अपनी अंतर्दृष्टि प्रदान की। असली टोरुग को अपनी स्थिरता बनाए रखने के लिए अपने क्लोन से निकटता बनाए रखनी चाहिए। इस क्लोन को ट्रैक करने से आपको सीधे मूल तक ले जाना चाहिए। माइकल अब इस महत्वपूर्ण जानकारी से लैस होकर क्लोन का पीछा करने के लिए खुद को तैयार करता है। इस जगह को तहस नहस कर दो। अंधेरे के देवता के किसी भी निशान की तलाश करो। वह यहाँ छुपकर बैठा है, मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। टोरुग ने एक आज्ञाकारी दहाड़ के साथ अपने गुर्गों को आदेश दिया। जब साथी आज्ञा मानने के लिए आगे बढ़े, चट्टानों को पलटते हुए और प्राचीन खंडहरों के मलबे को छानते हुए, उनमें से एक, जो टोरुग से कम प्रभावशाली कद काठी वाला एक घबराया हुआ और था, सावधानी से उसके पास पहुंचा। बॉस, हम सदियों से डाकुओं की तरह तबाही मचा रहे हैं, लेकिन भगवान आगरा की ओर से कोई शब्द नहीं आया है, उसने बेचैनी से कांपती आवाज में कहा। आक्रोश व्यक्त करने के बजाय टोरुग ने सवाल पर विचार करते हुए रुककर कहा, केवल व्यापारी गाड़ियों पर हमला करना और निम्बोसिया को उनकी दृष्टि में नया रूप देने की कोशिश कर रहे रईसों को मारना पर्याप्त नहीं है, उसने आखिरकार जवाब दिया। उसका स्वर गंभीर और चिंतनशील था। आगरा की नज़र में आने के लिए अराजकता और विनाश के अधिक महत्वपूर्ण कार्यों की आवश्यकता है। खंडहरों की धुंधली रोशनी में अंधेरे के देवता के लिए टोरुग की उबलती नफरत, घृणा और दुख से भरी उसकी आंखें आसमान को देख रही थीं, जहां काले बादल मंडरा रहे थे, फिर भी बारिश नहीं हो रही थी, जो कभी रैनार की उपस्थिति का संकेत देती थी। रैनार के गिरने पर हमने सब कुछ खो दिया, टोरुग ने अपने अनुयायियों से कहा। उसकी आवाज में क्रोध और दुख का मिश्रण था। अंधकार का देवता अपने किए की कीमत चुकाएगा। उसके आसपास के साथियों ने सिर हिलाया। उनके अपने हाव भाव उनके नेता की उथल पुथल का आईना थे। सूखे तूफानी आकाश को देखकर ऐसा लग रहा था कि उनके सामूहिक नुकसान की छुरी घूम रही है, जिससे उनके प्रतिशोध की इच्छा और बढ़ रही है। यह अंतहीन सूखा, ये हमारा मजाक उड़ाता है, टोरुग ने गुर्राते हुए कहा। उसकी नज़र उस आसमान पर टिकी थी जो क्रूरता से बंजर बना हुआ था। छाया में छिपे माइकल ने एक हंसी दबा दी, क्योंकि उसने टोरुग के साथियों के बीच बढ़ती निराशा को देखा। खंडहरों में उनकी निरर्थक खोज से स्थानीय वन्यजीवों के साथ जलन और अप्रत्याशित मुठभेड़ों के अलावा कुछ नहीं मिला। इन सांपों को धिक्कार है, एक साथी ने शाप दिया, और पास की चट्टान के नीचे से एक सांप के रेंगते हुए बाहर निकलने पर पीछे हट गया।
इन शापित खंडहरों में जहां भी तुम मुड़ो, कोई न कोई तुम्हें काटने का इंतजार कर रहा है। बाद में कुछ और घंटों तक इलाके का सर्वेक्षण करने के बाद टोरुग ने देखा कि उनके प्रयास व्यर्थ थे। अंधेरे के देवता का कोई संकेत नहीं था, उनके ठिकाने का कोई सुराग नहीं था। उजाड़ दृश्य पर एक अंतिम व्यापक नज़र के साथ उसने वापस जाने का आदेश जारी किया। जैसे ही टोरुग के अनुयायी तितर-बितर हो गए, अपने गढ़ की ओर वापस जा रहे थे, माइकल को पता था कि यह वह क्षण था जिसका वह इंतजार कर रहा था। टोरुग का पीछा करने, उसे चुपके से उसकी खोह तक ट्रैक करने का समय आ गया था, जहां असली टकराव होने वाला था। छाया टेलीपोर्टेशन की अपनी महारत का इस्तेमाल करते हुए माइकल ने टोरुग का आसानी से पीछा किया और इलाके से गुजरते समय एक विवेकपूर्ण दूरी बनाए रखी। उसकी यात्रा जंगल के किनारे गंदगी के एक साधारण से टुकड़े पर समाप्त हुई, जहां टोरुग ने अपने थैले से चमकते हुए रूनों से सजी एक चट्टान निकाली। एक अभ्यासपूर्ण गति के साथ टोरुग ने चट्टान को जमीन पर रख दिया, जिससे उसके छिपे हुए तंत्र सक्रिय हो गए। माइकल की चौकस आंखों के लिए सांसारिक चमत्कारी हो गया, क्योंकि एक द्वार दिखाई दिया जो धरती में निर्बाध रूप से एकीकृत था। टोरुग ने चारों ओर एक आखिरी नज़र डाली और भूमिगत मार्ग में उतर गया। माइकल ने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की, ये सुनिश्चित करते हुए कि टोरुग उस स्थान पर पहुंचने से पहले नजरों से दूर हो। इन रूनों को ओवरराइड करो, दरवाज़ा खोलो। अधिक तकनीकी उल्लंघन के लिए सिस्टम की ओर मुड़ते हुए उसने आदेश दिया। सिस्टम को रूनों को ओवरराइड करने के लिए 10,000 बदमाश बिंदुओं की आवश्यकता होती है। सिस्टम ने तुरंत जवाब दिया, इसे करो। माइकल ने बिना किसी हिचकिचाहट के पुष्टि की। सिस्टम द्वारा रूनों को ओवरराइड करने के बाद माइकल के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दिखाई दी। खोलो सिस्टम, उसने कहा, क्योंकि ग्राउंड डोर ने आज्ञा का पालन किया, उसे प्रवेश देने के लिए चरमराते हुए खुला। अंधेरे संकीर्ण सीढ़ी से उतरते हुए माइकल एक विशाल हॉल में प्रवेश करता है, जिसमें एक भयानक सन्नाटा छाया हुआ है। केंद्र में उसने टोरुग की भव्य आकृति देखी, जो प्रवेश द्वार की ओर पीट करके ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वह प्रतीक्षा कर रहा है। कमरे का निरीक्षण करते हुए माइकल की नज़र ट्यूबलेट टैंकों की एक श्रृंखला पर पड़ी, जिनमें से प्रत्येक में टोरुग के समान क्लोन थे, जो एक रहस्यमय तरल पदार्थ में डूबे हुए थे। ये दृश्य ऑग की क्षमताओं और उसकी चालों की सीमा के बारे में एक भयावह अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। जैसे ही माइकल ने मंद प्रकाश और हॉल के भयावह माहौल को समायोजित किया, उसने शांति से अपनी गर्दन को हिलाया, खुद को टकराव के लिए तैयार किया। तभी टोरुग बोला, उसकी आवाज़ गूंजती हुई और भयावह रूप से शांत थी। अंधकार के देवता, मेरी खोह में आपका स्वागत है। टोरुग की आवाज़ में शांति ने माइकल को थोड़ा चौंका दिया। ये किसी अनजान या संकट में फंसे प्राणी की आवाज़ नहीं थी, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति की आवाज़ थी जो इस मुलाकात का इंतजार कर रहा था, शायद माइकल जितना ही। अभी भी माइकल से दूर मुंह करके टोरुग ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज़ में तिरस्कार और क्रोध का मिश्रण था। तुम्हें लगता है कि मैं कोई साधारण दोस्त हूं जिसे तुम बेवकूफ़ जाल से फंसा सकते हो? उसने पूछा। हवा में एक अलंकारिक प्रश्न लटका हुआ था। अंधकार के देवता के बारे में सुनना इन खंडहरों में मंडराते हुए बहुत सुविधाजनक लग रहा था, खासकर जब मैं तुम्हारा शिकार कर रहा था। वह रुका, अपने शब्दों को समझने के लिए आगे बढ़ने से पहले। तुमने भगवान रैनार को मार डाला, और जो भगवान दूसरे भगवान को मार सकता है, वह इतनी आसानी से पीछा करने लायक निशान नहीं छोड़ेगा। तो हाँ, मुझे लगा कि यह एक जाल था मेरे लिए। टोरुग के आत्मविश्वास भरे खुलासे के बावजूद माइकल बेफिक्र रहा। उसकी मुस्कान आगामी संघर्ष के लिए सम्मान और तत्परता दोनों का संकेत दे रही थी। ठीक है, मैं हैरान हूं, उसने टोरुग की सूझबूझ को स्वीकार करते हुए कहा। मैंने सोचा था कि तुम जैसे बड़े बदसूरत आदमी मूर्ख होंगे, लेकिन लगता है तुम्हें किताब को उसके कवर से नहीं आंकना चाहिए। माइकल ने अपनी गर्दन को फिर से मोड़ते हुए खिंचाव महसूस किया। उसकी शारीरिक भाषा शांत थी, फिर भी वह कार्रवाई के लिए तैयार था। लेकिन मेरे जाल को समझो या नहीं, तुम नीचे जा रहे हो। मुझे पता है कि तुम असली हो, कोई क्लोन नहीं, उसने दृढ़ता से कहा, ऑग से आंखें मिलाते हुए। टोरुग ने शैतानी हंसी के साथ जवाब दिया, अपनी पूरी भव्य ऊंचाई पर उठकर। जैसे ही वह माइकल का सामना करने के लिए मुड़ा, उसने अपनी कलाई को हिलाया, एक लंबे त्रिशूल को अपनी मुट्ठी में बुलाया। प्राचीन हॉल अचानक जटिल रूनों की चमक के साथ जीवंत हो गया, और एक स्पष्ट दबाव हवा में भर गया, जो ऑग की तैयारी और शक्ति का एक प्रमाण था। मैं तुम्हें मारने में सक्षम नहीं हो सकता, टोरुग ने घोषणा की। उसकी आवाज़ रून प्रकाशित कक्ष में गूंज रही थी, लेकिन मुझे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा लक्ष्य आगरा का ध्यान आकर्षित करना है। उसकी धमकी अचानक समाप्त हो गई, क्योंकि एक लाल कोड़ा ने उसे 2 हिस्सों में काट दिया। उसका शरीर खून के धुंध के बादल में बिखर गया। माइकल अचानक हुई घटनाओं को देखकर अचंभित रह गया। धुंध के बीच से 4 मांसल लाल रंग की भुजाओं वाली एक आकृति उभरी। उसकी उपस्थिति भयावह और परिचित दोनों थी। जैसे ही आकृति उभरी, माइकल आश्चर्यचकित हो गया, फिर भी उसने अपने सामने मौजूद इकाई को पहचान लिया। डैगन, माइकल ने अविश्वास में कहा। अध्याय 1267 अधीनस्थ की मृत्यु और डार्क फ्लेम अपग्रेड।
माइकल को देखते हुए डैगन ने माइकल को एक ऐसी मुस्कान के साथ अभिवादन किया जो आकर्षक और शैतानी दोनों थी। माइकल, उसने कहा, उसका नाम लेकर उसे पहचान लिया। अपना असली नाम जोर से बोलते हुए सुनकर माइकल को अजीब लगा गया और अब डैगन के अलावा वह भूत या डार्क लॉर्ड के नाम से जाने जाने का आदी था। हालांकि उसका इच्छित लक्ष्य टोरुग डैगन द्वारा आसानी से समाप्त कर दिया गया था, माइकल ने अपना संयम बनाए रखा। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसने जिज्ञासा से पूछा। क्या ये तुम्हारा भौतिक रूप है या किसी प्रकार की अभिव्यक्ति? डैगन के निर्वासन और उसके द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बारे में जानते हुए इस क्षेत्र में उसे देखना उसकी शक्ति की गहराई को रेखांकित करता है। डैगन की हंसी ने चुप्पी तोड़ी। यह एक अभिव्यक्ति है, उसने स्वीकार किया, लेकिन इसे पूरा करना जितना दिखता है उससे कहीं अधिक कठिन है। इसके लिए बहुत अधिक पूजा ऊर्जा की आवश्यकता थी। माइकल ने इसे मुखर रूप से व्यक्त न करते हुए भी डैगन की उपस्थिति के महत्व को पहचाना तथा एक अंतर्निहित उद्देश्य को महसूस किया। जैसे कि संकेत पर डैगन ने अनकहे विचार को संबोधित किया। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ बुरी खबर है, माइकल। चूंकि हम एक तरह से सहयोगी हैं, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें सबसे पहले पता चलना चाहिए। एंडोहर नश्वर क्षेत्र के लिए कुछ बड़ी योजना बना रहा है तथा ये काफी शानदार होने वाला है। अब वह क्या योजना बना रहा है? माइकल अपने पेट में भय की भावना को महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। डैगन ने अशांत शांति के साथ उत्तर दिया, याद है कि मैंने कैसे उल्लेख किया था कि फोरक्रक्स आपके पुराने पसंदीदा पालतू हाइड्रा को वापस लाने में व्यस्त है। खैर, एंडोहर ने इसे एक कदम आगे बढ़ाया है। वह इसके शरीर का पुनर्निर्माण करने में कामयाब रहा है तथा तुम्हें बाहर निकालने के लिए इसे नश्वर क्षेत्र में छोड़ने की योजना बना रहा है। माइकल की भौहें गहरी हो गईं। वेदोरा की शक्ति तथा इससे होने वाली तबाही उसके लिए कोई रहस्य नहीं थी। अपनी चिंता को छिपाने की कोशिश करते हुए उसने जोर दिया, कैसे? पिछली बार जब मैंने जांच की थी तो एंडोहर अभी भी फंसा हुआ था, घटनाओं को सीधे प्रभावित करने में असमर्थ था। यही वह जगह है जहां तुम गलत हो, माइकी, डैगन ने जवाब दिया। उसकी आवाज में झुंझलाहट का एक संकेत था। अंतरिक्ष और समय का देवता एक तिलचिट्टे की तरह है जो किसी भी चीज से बच जाता है। उसके पास भालू के बालों से ज्यादा बैकअप योजनाएं हैं, लेकिन मैंने सुना है कि हाइड्रा के साथ यह स्टंट उसकी आत्मा की ऊर्जा को खत्म कर देगा और उसे नींद में डाल देगा। तो कम से कम ये तो है। अगर तुम सही हो, माइकल ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, तो मुझे एंडोहर को रोकना होगा। उसने डैगन से यह सवाल करने की जहमत नहीं उठाई कि उसे उसकी जानकारी कैसे मिली, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि डैगन के पास उसके रहस्य हैं, जैसे उसके पास उसके अपने रहस्य थे। तुम जो भी सोच रहे हो उसे छोड़ दो। अगर एंडोहर वेडोरा को नश्वर क्षेत्र में भेजकर तुम्हें बाहर निकालने के लिए इतनी दूर जा रहा है, तो वह निश्चित रूप से कुछ बहुत बड़ी साजिश रच रहा है। उसके हाथों में मत खेलो, डैगन ने उसे चेतावनी दी। फिर भी माइकल खुद को नश्वर क्षेत्र से अलग नहीं कर सका। यह उसके लिए सिर्फ एक युद्ध का मैदान नहीं था, ये वह जगह थी जहां वह पहली बार पृथ्वी से आया था, जहां उसने संबंध और दोस्ती बनाई थी। एंडोहर द्वारा अपने दत्तक घर में विनाश लाने का विचार अस्वीकार्य था। जोखिमों के बावजूद माइकल अपने क्षेत्र को खतरे का सामना करते हुए चुपचाप नहीं रह सकता था। ऐसा नहीं हो रहा, डैगन। नश्वर क्षेत्र में मेरा बहुत कुछ दांव पर लगा है और मैं बैठकर इसे जलते हुए नहीं देख सकता। माइकल दृढ़ निश्चयी था, उसकी आवाज दृढ़ संकल्प के साथ दृढ़ थी। मैं नश्वर क्षेत्र में जाऊंगा, एंडोहर की पिटाई करूंगा और अगर मुझे करना पड़ा तो फिर से वेदोरा से निपटूंगा, उसने आत्मविश्वास से कहा। माइकल की बात सुनकर डैगन ने आह भरी और उसकी आह धीरे धीरे हंसी में बदल गई। तुम एक जिद्दी कमीने हो, तुम्हें पता है, लेकिन जब तुम्हें एहसास हो कि तुम एंडोहर के हाथों में खेल गए हो तो मेरे पास रोना मत। मुझे अपनी ही मुसीबतों से निपटना है और रेनार को मारने के तुम्हारे छोटे से स्टंट की बदौलत पूरा पैंथियन हाई अलर्ट पर है। वे तुम्हें खोजने के लिए अपना सब कुछ झोंकने के लिए तैयार हैं। इसलिए चाहे आप देवताओं के राज्य में हो या नश्वर राज्य में, आप दोनों ही तरह से बहुत ज्यादा बर्बाद हैं, डैगन ने कहा। जब माइकल ने डैगन की हरकतों को देखा तो उसने अपने भीतर गुस्से की एक अपरिचित लहर को महसूस किया, एक भावना जो डैगन के प्रति उसकी सामान्य उदासीनता को देखते हुए बेमेल लग रही थी। ये व्यक्तिगत आक्रोश नहीं था जो वह महसूस कर रहा था, बल्कि उसके भीतर से निकलने वाली एक गहरी, सहज प्रतिक्रिया थी जो उसकी आदिमकाली लपटों से जुड़ी थी। इस नए क्रोध पर विचार करते हुए डैगन ने अपनी खोज से एक क्रिस्टल निकाला जिसमें काले तने थे जो भयानक रूप से गतिहीन थे। करीब से निरीक्षण करने पर माइकल को एहसास हुआ कि वे कोई साधारण तने नहीं थे बल्कि जमी हुई काली लपटें थीं। माइकल को पता नहीं था कि डैगन के पास नरक की लपटें थीं जो इन काली लपटों के प्रति गहरी दुश्मनी रखती थी, एक भावना जो इन संवेदनशील आदिम शक्तियों के बीच एक प्राचीन प्रतिद्वंद्विता से उपजी थी। माइकल के आंतरिक रहस्योद्घाटन से अनजान डैगन ने उसे क्रिस्टल भेंट किया। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, मैंने इसे माली की एक चौकी से लिया था।
उसके साथ व्यवहार करने से मैं उसकी कष्टप्रद हरकतों से बच गया, हालांकि मुझे उसके पालतू जानवरों की देखभाल करनी थी, उसने समझाया। इसे ले लो, यह नश्वर क्षेत्र में मदद करेगा, लेकिन याद रखना तुम मुझ पर बहुत बड़ा एहसान करते हो। उस पर फेंके गए क्रिस्टल को पकड़ते हुए माइकल ने स्वीकृति में सिर हिलाया, क्योंकि वह आभारी महसूस कर रहा था कि वह अपनी अपेक्षा से पहले ही डार्क फ्लेम को अपग्रेड कर सकता था। और इस अराजकता में अपने पालतू ड्रैगन का ध्यान मत खोना, माइकी। नरक एक आत्मा को बदल देता है, जितना तुम समझ सकते हो। ड्रैगन ने एक विदाई अनुस्मारक के साथ कहा। इन रहस्यमय शब्दों के साथ वह उतनी ही तेजी से गायब हो गया जितनी तेजी से वह दिखाई दिया था। माइकल को जमी हुई डार्क लपटों और नाइटमेयर के विचार के साथ अकेला छोड़ दिया, वह पालतू ड्रैगन जिसे वह भूल नहीं सका। ड्रैगन के ईथर में गायब हो जाने के बाद माइकल, जो खामोश खंडहरों में रह गया था, ने अपना ध्यान जमी हुई काली लपटों वाले क्रिस्टल पर लगाया। एक निर्णायक गति से उसने बर्फीले बाहरी हिस्से को कुचल दिया और फंसे हुए सार को मुक्त कर दिया। जैसे ही काली लपटें उसकी अपनी लपटों के साथ मिल गईं, उसके चारों ओर की हवा ऊर्जा से जगमगा उठी। अब मुक्त हो चुकी काली लपटें माइकल के चारों ओर हिंसक रूप से भड़क उठी। उसके शरीर से शुद्ध काली ऊर्जा की लपटें निकल रही थीं, हवा में तड़प रही थीं और मुड़ रही थीं। इन आदिम शक्तियों का सम्मिलन केवल एक दृश्य तमाशा नहीं था, बल्कि एक गहरा आंतरिक अनुभव था। माइकल का पूरा अस्तित्व जलता हुआ प्रतीत हो रहा था। काली लपटें उसकी आत्मा को जला रही थीं, उसकी सहनशक्ति का परीक्षण कर रही थीं। जमीन पर गिरते हुए उसने भारी दर्द के खिलाफ अपने दांत पीस लिए, अपने जबड़े से फुफकारते हुए। भाड़ में जाओ, ये लानत है, कोर तक जलती है। अपनी पीड़ा के बीच उसने अपने सिर में सिस्टम की आवाज़ सुनी। बधाई हो, आपने सफलतापूर्वक डार्क फ्लेम को अपग्रेड किया है और 5 में से 2 डार्क फ्लेम एसेंस एकत्र किए हैं। दर्द बहुत भयानक था, लेकिन उपलब्धि स्पष्ट थी। पीड़ा के बीच माइकल ने अपनी डार्क फ्लेम की पूरी क्षमता का दोहन करने में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया था, आत्मा की गहरी आग को सहन करते हुए और अधिक मजबूत और शक्तिशाली बनकर उभरे। अचानक माइकल के दिमाग में एक गहरी और प्राचीन दोनों तरह की गड़गड़ाहट गूंज उठी, जो एक आदिम आग्रह के साथ कंपन कर रही थी। उसे मारने की जरूरत है, ये कहते हुए माइकल की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। सिस्टम, क्या वह तुम थे? उसने जल्दी से पूछा, इस अप्रत्याशित घुसपैठ से चौंक गया। नहीं, सिस्टम का जवाब त्वरित और सटीक था। भ्रमित और तनावग्रस्त माइकल ने आगे जोर दिया, तो वह कौन था? हालांकि अंदर ही अंदर उसे आवाज के स्रोत के बारे में एक मजबूत संदेह था। ये डार्क फ्लेम थी, इसने अपनी चेतना का एक हिस्सा वापस पा लिया है। जैसी कि उम्मीद थी, सिस्टम ने स्पष्ट किया। इस रहस्योद्घाटन ने माइकल को एहसास की लहर भेजी। उसकी शक्ति का एक मुख्य पहलू, अंधेरी लपटें, उसके निपटान में केवल एक उपकरण नहीं थी, बल्कि अपनी चेतना और इच्छाओं के साथ एक जीवित इकाई थी। माइकल अपने प्रश्न के बाद की चुप्पी से हैरान होकर स्पष्टता की तलाश में अपना ध्यान वापस सिस्टम की ओर मोड़ दिया। क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? उसने पूछा, गुप्त संदेश में कुछ अंतर्दृष्टि की उम्मीद करते हुए। नहीं, सिस्टम ने उत्तर दिया, जिससे माइकल स्थिति में कुछ हद तक बहक गया। अपनी आंखें घुमाते हुए माइकल व्यंग्यात्मक टिप्पणी करने से खुद को रोक नहीं सका। आप बहुत मददगार हो रहे हैं, सिस्टम। उत्तरों की कमी के बावजूद वह जानता था कि वह रहस्य पर बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकता। खड़े होकर माइकल ने नश्वर क्षेत्र में वापस अपनी यात्रा की तैयारी करने की तात्कालिकता को पहचाना। और ज्ञान की देवी शेषत की सलाह लेने से बेहतर तरीका क्या हो सकता है? उनका विशाल ज्ञान और अंतर्दृष्टि निस्संदेह उसे वापस लौटने का रास्ता प्रदान करेगी नश्वर क्षेत्र में। लेकिन इससे पहले कि वह बाहर निकल पाता, उसे एक और काम करना था। एक धूर्त मुस्कान के साथ माइकल ने अपने ट्यूबलर जेलों में लटके क्लोनों का निरीक्षण किया। उसकी निगाहें गणना कर रही थीं। अपना हाथ उठाते हुए उसने अपनी नई उन्नत काली लपटों की शक्ति को बुलाया, जो अब पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और भयावह थी। लपटों की अंगूठी उसकी हथेली से काली ऊर्जा की लहरों में फूट पड़ी, जो अधिक मोटी, अधिक तीव्र थी और एक जलती हुई गर्मी को विकीर्ण कर रही थी जिसने हॉल को भर दिया। प्रभाव तत्काल और विनाशकारी था। क्लोन, जो कुछ सेकंड पहले ही स्थिर अवस्था में लटके थे, भयंकर नरक में समा गए। एक पल में वे कुछ भी नहीं रह गए, उनका अस्तित्व काली लपटों की भारी शक्ति से मिट गया। लेकिन विनाशकारी लहर के अपना काम पूरा करने से पहले माइकल ने सटीक नियंत्रण के साथ क्लोनों में से एक का कान काट दिया। इस भयानक ट्रॉफी को जल्दी से सिस्टम के भंडारण में रख दिया गया, जो टोरुक के क्लोन की हत्या के उसके ठोस सबूत के रूप में काम आया। अब ये ठीक रहेगा। सबूत सुरक्षित होने और तत्काल खतरे को बेअसर करने के बाद माइकल ने अपना ध्यान हाथ में मौजूद बड़े मुद्दों पर केंद्रित किया। नश्वर क्षेत्र में अपनी आसन वापसी के बारे में ज्ञान के लिए शेषात की तलाश करने की तैयारी की। जब माइकल खंडहर से बाहर निकलने के लिए तैयार हुआ, तो अचानक तीव्र दर्द ने उसके सिर को जकड़ लिया, जिससे वह जोर से गाली देने लगा। भाड़ में जाओ। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई, फिर गहरे लाल रंग में बदल गई, क्योंकि उसका दिमाग सिस्टम की चेतावनियों से भर गया था। सिस्टम की आवाज़ तत्काल और आक्रामक उसके सिर में गूंज उठी।
होस्ट के अधीनस्थों में से एक प्राणघातक खतरे में है। चेतावनियां बढ़ती गईं, जिससे उसे तेजी से कार्य करने के लिए दबाव डाला गया। सिस्टम ने होस्ट को तत्काल कार्रवाई करने की सलाह दी, अन्यथा अधीनस्थ मर जाएगा। अचानक चौंक गया और डैगन की चेतावनी उसके विचारों में गूंजने लगी। माइकल को चिंता की लहर महसूस हुई। जैसे ही वह आसन आपदा को रोकने के लिए कार्रवाई करने वाला था, चेतावनियों की बाढ़ अचानक बंद हो गई और उसकी जगह एक कठोर अंतिम संदेश ने ले ली। होस्ट की अधीनस्थ ईव वोल्डीगार्ड मर गई है। अध्याय 1268 नश्वर क्षेत्र का महान युद्ध शुरू होता है। ईव वोल्डीगार्ड केथन राज्य के बाहरी इलाके में एक गांव में खड़ी थी, जो एक भयानक युद्ध के मैदान में तब्दील हो गया था। अपने युद्ध के हथौड़े को पकड़े हुए, जिससे बिजली हथियार और उसके रूप दोनों के चारों ओर चमक रही थी, वह एक प्रभावशाली आकृति प्रस्तुत कर रही थी। उसका काला कवच उसके वक्रों से चिपका हुआ था। छाती पर एक खोपड़ी की नक्काशी से सुशोभित था, जो अंधेरे सेना में उसके पद का प्रतीक था, जबकि उसकी काली टोपी हवा में खतरनाक तरीके से लहरा रही थी। उस दुष्ट कुतिया को मार डालो, उसे मार डालो, हमें अपने साथियों का बदला लेना है। विभिन्न कवच रंगों और जातियों के सैकड़ों सैनिकों से बनी विरोधी सेना की ये चीखें पूरे युद्ध के मैदान में गूंज रही थीं। उनकी विविधता के बावजूद ईव वोल्डीगार्ड को मारने के लिए एक एकीकृत दृढ़ विश्वास ने उन्हें एक साथ बांध दिया। सेना के अधिकांश लोग नूह के संरक्षक थे, जिन्हें विभिन्न राज्यों की सेनाओं द्वारा बल दिया गया था। डार्क लॉर्ड की छायादार शक्ति समेकन की प्राथमिकता के विपरीत, गार्जियन गिल्ड के पुनर्निर्माण के लिए नूह के परिश्रमी प्रयासों ने उनके रैंकों को काफी हद तक बढ़ा दिया था। इसके अलावा स्काईहॉल के स्वर्गदूतों के हमलों और जारियल द्वारा हाल ही में किए गए हमले से डार्क लॉर्ड की मरे हुए लोगों की सेना में उल्लेखनीय कमी आई थी। फिर भी भारी संख्या का सामना करते हुए ईव वोल्डीगार्ड ने न तो डर दिखाया और न ही हिचकिचाहट। ये सैनिकों की आंखें थीं जो डर को प्रकट करती थीं, एक अमर चरण के साधक का सामना करने की संभावना से भयभीत थीं। लेडी ईव, हमें दक्षिणी महाद्वीप पर एक महत्वपूर्ण झटका लगा है। ऐसा लगता है कि नूह ने हमारे कई जहाज़ों में तोड़फोड़ की है, जिससे मरे हुए लोगों और सैनिकों के परिवहन में बाधा आ रही है। परिणामस्वरूप सुदृढ़ीकरण में देरी हो सकती है या बिल्कुल भी नहीं आ सकता है। अजाजेल की आवाज़ ने उसके ईयरपीस के माध्यम से संवाद किया। उनके कम होते समर्थन की खबर पर ईव की भौहें गहरी हो गईं, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति स्थिर रही, आसन चुनौती से अप्रभावित। लगता है मुझे खुद ही उनसे निपटना होगा, ईव ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, डार्क लॉर्ड में देखी गई आदत की नकल करते हुए। सावधान रहो लेडी ईव, मैं नूह का सामना करूंगा, लेकिन जैसे ही वे निपट जाएंगे तुम्हें वहां से चले जाना चाहिए। लॉर्ड एलिडर वायुमंडल में हिंसक ऊर्जा उतार चढ़ाव का पता लगा रहे हैं, जो हाइड्रा के हमारे क्षेत्र में प्रवेश करने के आसन खतरे का संकेत दे रहे हैं। अजाजेल ने सलाह दी। उनकी आवाज़ तनावपूर्ण थी, क्योंकि ईव के सामने सेना हमला करने के लिए तैयार थी। सुनिश्चित करें कि क्लेयर और सेबर मेजरोथ पहुंचें और हैरी को सुरक्षित रखें। यहाँ जितना हम समझ रहे हैं उससे कहीं ज्यादा चल रहा है। कुछ गड़बड़ है, ईव ने निर्देश दिया, अपने हाथ की एक लहर के साथ आसन हमले को खारिज करते हुए। मैं आपकी चिंताओं को साझा करता हूं लेडी ईव। हालांकि डार्क लॉर्ड से संपर्क करने का कोई तरीका न होने के कारण हमारा एकमात्र विकल्प तब तक लाइन को पकड़ना है जब तक कि वह हस्तक्षेप न कर सके। उसके बिना हमारे पास नूह को मारने का कोई साधन नहीं है, अजाजेल ने तत्परता के साथ जवाब दिया। लेकिन ईव का ध्यान अचानक आसमान की ओर गया। जब स्काईहॉल के द्वार खुले, सफेद और सोने के कवच में सजे स्वर्गदूतों को बाहर निकाला, उनके धातु और पंखदार पंख उनके पीछे शक्तिशाली रूप से फड़फड़ा रहे थे। अरे, मुझे जाना होगा अजाजेल, स्वर्गदूत यहाँ हैं, ईव ने घोषणा की, अपने हथौड़े पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उतरती हुई आकाशीय शक्तियों का सामना करने के लिए तैयार। जब प्रमुख स्वर्गदूत, जिसका चेहरा पंखों से सजे हेलमेट से छिपा हुआ था, युद्ध के मैदान में उतरा। नीचे खड़े हो जाओ, उसने ईव को एक सख्त आदेश जारी किया। ईव मांग पर हंसी रोक नहीं सकी, उसका आत्मविश्वास डगमगाया नहीं। जिसने भी मुझसे ये पूछा है वह अब 6 फीट नीचे पड़ा है, उसने पलटकर कहा। प्रमुख स्वर्गदूत ने उसकी प्रतिक्रिया से आश्चर्यचकित हुए बिना एक हंसी निकाली। मुझे डर था कि तुम कुछ और कहोगी, उसने उसकी लड़ाकू भावना को स्वीकार करते हुए स्वीकार किया। बिना किसी और बात के स्वर्गदूत और उसके साथियों ने अपने शक्तिशाली मंत्रों को पुकारते हुए मंत्रोच्चार करना शुरू कर दिया। स्वर्ग का क्रोध, प्रमुख स्वर्गदूत ने चिल्लाते हुए आकाशीय ऊर्जा के एक तूफान को बुलाया जो ऊपर आकाश में चटक रहा था। दिव्य बिजली के बोल्ट सटीकता से हमला करने के लिए तैयार थे और क्रूरता। स्वर्गीय रोष, एक और देवदूत ने पुकारा, जिससे पतली हवा से ईथर ब्लेड भौतिक रूप में प्रकट हुए। प्रत्येक ब्लेड पवित्र प्रकाश से चमक रहा था और वास्तविकता के बहुत ही ताने बाने को काटने के लिए पर्याप्त तेज था। स्वर्गदूतों द्वारा छोड़े गए मंत्र विनाशकारी रूप से शक्तिशाली थे, प्रत्येक ने अमर मंच साधकों के रूप में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। युद्ध का मैदान उनकी शक्तियों का तमाशा बन गया, जिसमें प्रत्येक मंत्र ईव को अभिभूत करने के लिए डिजाइन किए गए अराजकता और विनाश का तत्व सामने लाता है।
फिर भी उसके खिलाफ खड़ी विनाशकारी ताकत के बावजूद ईव अपनी जमीन पर खड़ी रही। चुनौती के जवाब में उसकी अपनी शक्ति भड़क उठी। तुम्हारा बुरा रास्ता यहीं खत्म होता है, कुतिया। प्रमुख देवदूत ने घोषणा की। ईव पर ऊपर उठ रहे अशांत तूफान को छोड़ दिया। मजेदार बात है, मैं भी यही कहना चाहती थी। ईव ने खुद को हवा में उछालने से पहले हंसी उड़ाई। उसका हथौड़ा बिजली की ऊर्जा से चटक रहा था। इस बीच एंजेलिक फ्यूरी मंत्र ने ईव की ओर शुद्ध आकाशीय ऊर्जा से बने ब्लेड लॉन्च किए। इस तमाशे ने नूह की सेना को डर से कांपने पर मजबूर कर दिया। अमर परिषद ने अमर प्राणियों के बीच लड़ाई के खिलाफ निषेधाज्ञा इस तरह की लड़ाइयों से निकलने वाली प्रलयकारी शक्ति से उपजी थी जो राज्यों को नष्ट करने में सक्षम थी। नोव एल बी जेएनएन। केवल मंत्रों के भारी दबाव ने कई सैनिकों का दम घोंट दिया, जिससे उन्हें खून की खांसी होने लगी और उनके नीचे की धरती फट गई। इसके बावजूद न तो ईव और न ही स्वर्गदूतों ने अपनी लड़ाई को रोकने के संकेत दिए। तुम मेरे लिए मेरा काम कर रहे हो। ईव ने नूह की सेना में कई लोगों को गिरते हुए देखा। उसने अपना हथौड़ा घुमाना जारी रखा, जिससे एक शक्तिशाली वायु अवरोध पैदा हुआ जिसने आकाशीय ऊर्जा ब्लेड को विक्षेपित कर दिया। तूफान ईव पर उतरा। उसके बाल तेज हवाओं में बेतहाशा लहरा रहे थे। उसने तूफान के दबाव को महसूस किया, एक ऐसा बल जो इतना शक्तिशाली था कि अमर अवस्था से नीचे का कोई भी व्यक्ति नष्ट हो जाएगा। हालांकि ईव के कवच और दृढ़ निश्चय ने उसकी रक्षा की। हालांकि उसके नाक और मुंह से खून बह रहा था, जो युद्ध के भारी तनाव का संकेत था। बस ईव तूफान के ऊपर दहाड़ते हुए नीचे उतरी, बिजली के बोल्टों के साथ अपने हथौड़े से चटकती हुई। उसने जमीन पर अपना क्रोध प्रकट किया, इतनी ताकत से प्रहार किया कि एक गड्ढा बन गया, जिससे स्वर्गदूतों का पैर फिसल गया। हालांकि प्रमुख स्वर्गदूत ने संतुलन हासिल करने के लिए तेजी से अपने पंख फड़फड़ाए, जबकि नूह की सेना में कई लोग इतने भाग्यशाली नहीं थे। उसके प्रभाव से उत्पन्न शॉकवेव ने उन्हें उड़ा दिया, जिसके परिणामस्वरूप कई लोग हताहत हुए। स्वर्गदूत, जो प्रमुख स्वर्गदूत जैसे कुछ को छोड़कर ज्यादातर चौंक गए, फिर से संगठित होने के लिए संघर्ष करते रहे। इससे पहले कि वे जवाबी हमला कर पाते, ईव ने उनमें से एक पर अपना हथौड़ा फेंका, जिससे उसका जादू बाधित हो गया। उस पर हमला करो, स्वर्गदूतों को अपना पूरा समर्थन दो, नूह की सेना के एक संरक्षक जनरल ने चिल्लाते हुए कहा। सैनिकों को ईव के खिलाफ लड़ाई में दिव्य प्राणियों की सहायता करने के लिए अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया। जनरलों के आदेश के तहत नूह की सेना ने अपने मंत्रों को उजागर किया और ईव पर हमला किया, उसके अमर होने से निडर। रैंकों में फ्यूजन स्टेज योद्धा और आधे अमर शामिल थे, और हालांकि वे अकेले ईव को पराजित करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते थे, सेना ने तोपों और ट्रेबुचेट के साथ अपने हमले को पूरक बनाया, सभी रून शक्ति वाले, अपनी विनाशकारी शक्ति को उस पर लक्षित करते हुए। ईव दृढ़ निश्चयी थी, स्वर्गदूतों और पूरी सेना का अकेले सामना कर रही थी। हालांकि डार्क आर्मी अपने किसी भी जनरल को अकेले लड़ने नहीं देगी। लेडी ईव, लेनोरा और ट्रिस्टा अपने रास्ते पर हैं, बस उन्हें थोड़ी देर और रोके रखो, अजाजेल की आवाज ने ईयरपीस के माध्यम से उसे आश्वस्त किया। 2 एल्डर वैम्पायर से समर्थन का वादा ईव को आश्वस्त करने वाला था। अपनी जबरदस्त शक्ति और जादुई हमलों से प्रतिरक्षा के लिए जाने जाने वाले ट्रिस्टा और लेनोरा न केवल घातक थे, बल्कि बहुत शक्तिशाली भी थे। सुदृढ़ीकरण की तलाश में, प्रिय, परेशान मत हो, वे नहीं आ रहे हैं। तुम्हारा तथाकथित मौत का दस्ता मर चुका है। नूह विंस्टन व्यक्तिगत रूप से उनसे निपटने जा रहा है, प्रमुख देवदूत ने ताना मारा, जिससे ईव को गहरा झटका लगा। डेथ स्क्वाड, जिसे उसके दोस्त डार्क लॉर्ड द्वारा अत्यधिक सम्मानित किया गया था, में वैम्पायर शामिल थे, जिनमें से प्रत्येक एक दुर्जय बल था। फिर भी उनकी ताकत के बावजूद ये वास्तविकता कि नूह को उनका सामना करने का काम सौंपा गया था, उनकी जीत की उम्मीद को कम कर दिया। डार्क लॉर्ड के हाथों अपनी पत्नी एलिसिया और अपने पालतू नॉर्विन को खोने से प्रेरित नूह के प्रतिशोध की इच्छा ने उसे एक खतरनाक विरोधी बना दिया। इसके अलावा नूह को सेलेसी द्वारा हेरफेर किया जा रहा था, जो बदले में एंडोहर के प्रभाव में एक कठपुतली था। मुझे तुम्हारी गांड मारने की जरूरत नहीं है, ईव ने घोषणा की और एक देवदूत पर हमला करने के लिए दौड़ी। जैसे ही देवदूत वार से लड़खड़ाया, उसने उसे पकड़ लिया और उसके शरीर को आने वाले आकाशीय ब्लेड और बिजली के बोल्ट के खिलाफ ढाल के रूप में इस्तेमाल किया। दोहरे हमलों ने देवदूत को मारा, जिससे उसे खून की खांसी हुई, जबकि ईव ने क्रूर दक्षता के साथ उसके कवच से धातु के पंखों को फाड़ दिया और उसकी खोपड़ी को खोलने के लिए पर्याप्त बल के साथ एक हथौड़ा मारा। एक अमर व्यक्ति की मृत्यु, उसकी आत्मा के जाने का दृश्य कई दर्शकों की रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर गया। तुम दुष्ट कुतिया हो, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये स्वर्गदूतों की चीखें थीं, जो अपने गिरे हुए साथी को देखकर क्रोधित हो गए थे। मौके का फायदा उठाते हुए ईव ने उनके गुस्से का फायदा उठाया और एक भयंकर जवाबी हमला किया। वह नीचे झपटी, अपने हथौड़े से बिजली के बोल्ट छोड़े, फिर रून उत्कीर्ण तोपों में से एक को जब्त किया और वापस आसमान में चढ़ गई। इसे खाओ, ईव ने दहाड़ते हुए तोप के विनाशकारी पेलोड को सीधे स्वर्गदूतों पर छोड़ दिया।
तोप के गोले तेजी से एक के बाद एक फटने लगे, जिससे ईव थोड़ा पीछे की ओर धकेल दी गई, जिससे उसका निशाना डगमगा गया। फिर भी उसने दृढ़ता से स्वर्गदूतों और नीचे की सेना की ओर तोप के हमले को निर्देशित किया। हवा सैनिकों की घबराई हुई चीखों से भर गई, क्योंकि उन्हें आसन विनाश का एहसास हुआ। भाड़ में जाओ, यह क्या बकवास है, हम टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। आवरण करो, तुम बेवकूफ। उनकी चीखों और सुरक्षा पाने के उन्मत्त प्रयासों के बावजूद तोप की बौछारें लगातार जारी रहीं। कुछ क्षण पहले लड़ने के लिए तैयार सैनिक अब नष्ट हो गए। रून चालित तोपखाने की आग के तूफान में उनकी कतारें नष्ट हो गईं। देवदूत हालांकि नश्वर नहीं थे और इसलिए ऐसे हथियारों से आसानी से मारे नहीं जा सकते थे, लेकिन तोप की ताकत से अछूते नहीं थे। प्रत्येक प्रहार ने उन्हें हवा में उछलते हुए विस्फोटक प्रभावों की विशुद्ध गतिज शक्ति से गिरा दिया। हालांकि वे तोप की आग से सीधे नहीं मारे जा सकते थे, लेकिन प्रभाव उन्हें असंतुलित करने और उनके हवाई गठन को बाधित करने के लिए पर्याप्त था, जिससे ईव को अराजक युद्ध के मैदान में एक सामरिक लाभ मिला। जैसे ही ईव ने प्रतिक्षेप के बाद नियंत्रण हासिल किया, एक देवदूत ने क्षणिक अराजकता का फायदा उठाया, एक टेलीपोर्टेशन मंत्र का उपयोग करके उसके पीछे प्रकट हुआ, उसका हथियार घातक प्रहार करने के लिए उठा। हालांकि इससे पहले कि उसका वार जमीन पर उतरे, एक चक्र जो खून से बना हुआ प्रतीत होता है हवा में घूमा और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही देवदूत का शरीर आसमान से नीचे गिरा, खून एक भयानक चाप में छिड़का गया। ऊपर के काले बादलों से ट्रिस्टा और लेनोरा उतरे, उनके रूप घातक सुंदरता बिखेर रहे थे। उन्होंने खून की खुशबू का आनंद लिया जो अब युद्ध के मैदान में व्याप्त हो गई थी। उनकी आंखों में एक शिकारी चमक थी। अपने होठों पर व्यंग्यात्मक मोड़ के साथ ट्रिस्टा ने शेष बचे देवदूतों को देखा, जो अपने हमले में कुछ क्षण के लिए रुक गए थे। एक लड़की पर हमला करना, ये तुम्हारा बहुत दिव्य कार्य नहीं है, देवदूत ट्रिस्टा ने टिप्पणी की। अपनी अपार शक्ति और जादू के प्रति प्रतिरोधक क्षमता के लिए जाने जाने वाले एल्डर वैम्पायर के अचानक प्रवेश ने युद्ध की गतिशीलता को बदल दिया, जिससे देवदूतों की रणनीति में खतरे की एक नई परत जुड़ गई। अध्याय 1269 बड़े पिशाचों की युद्ध क्षमता। ट्रिस्टा और लेनोरा ईव के पास उतरे। उनके अचानक प्रकट होने से शत्रुता में क्षणिक विराम लग गया। इन बड़े पिशाचों के आगमन को देखकर सेना में प्रतिक्रियाओं की एक कर्कश ध्वनि फूट पड़ी। हे भगवान, क्या ये अफवाहों वाले बड़े पिशाच हैं? एक सैनिक ने कहा, उसकी आवाज में डर था। अरे यार, मुझे लगा कि ये सिर्फ डरावनी सोने की कहानियां हैं। दूसरे ने अविश्वास से आंखें चौड़ी करके फुसफुसाया, अरे, डार्क लॉर्ड के पास वाकई ये राक्षस हैं। एक तीसरे ने बड़बड़ाते हुए कहा, उसे एहसास हुआ। दूसरी ओर स्वर्गदूतों ने जब दो खूबसूरत बड़े पिशाचों को देखा तो वे क्रोध और घृणा से भर गए। उनकी सुंदरता के बावजूद स्वर्गदूतों को घृणा के अलावा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। पिशाचों के साथ मिली भगत, ईव, तुम और डार्क लॉर्ड घृणित हैं, एक स्वर्गदूत ने चिल्लाया, उसकी आवाज घृणा से भर गई। हालांकि ट्रिस्टा ने देवदूत की टिप्पणी पर मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। जिस तरह देवदूत उनसे घृणा करते थे, उसी तरह दो बड़े पिशाच, जो देवदूतों से भी अधिक गर्वित थे, स्काई जल के पंख वाले संरक्षकों से अधिक घृणा करते थे। मुझे नाइटवॉकर शब्द पसंद है, लेकिन डार्क लॉर्ड की बदौलत हम दिन के उजाले का भी आनंद ले सकते हैं, ट्रिस्टा ने मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। इस बीच नूह की सेना के सेनापतियों ने संयम वापस पा लिया और अपने आदमियों को आदेश देना शुरू कर दिया। हमला करो, इन रात के जीवों को तुम्हें डराने मत दो। जैसे ही उन्होंने आदेश दिए, युद्ध का मैदान जोश से भर गया और देवदूत 3 समूहों में विभाजित हो गए। एक ने ईव को निशाना बनाया, दूसरे ने ट्रिस्टा से मुकाबला किया और तीसरे ने लेनोरा का सामना किया। अराजकता के बीच ट्रिस्टा और लेनोरा खतरनाक तरीके से हंसते हुए गति के धुंधलेपन में गायब हो गए और संरक्षक की पंक्तियों में उतर गए। NOWELL-BEACON.com। ट्रिस्टा और लेनोरा ने सैनिकों को आसानी से चीर दिया। उनके हाथ कवच को चीर रहे थे जैसे कि वह कागज हो। उनके नुकीले दांत गर्दन में धंसे हुए थे और इतनी भयानक कुशलता से खून बह रहा था कि पूरे रैंक में दहशत की लहर दौड़ गई। आसमान में स्वर्गदूतों ने भयानक मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। स्वर्ग का रोष, एक स्वर्गदूत ने चिल्लाते हुए सुनहरी आग की बौछार को बुलाया जिसने धरती को झुलसा दिया। दिव्य तूफान, एक और ने पुकारा, जिससे हवा का एक भंवर बना जो युद्ध के मैदान को चीरता हुआ अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को उखाड़ फेंकता हुआ चला गया। इन शक्तिशाली मंत्रों ने वातावरण को फिर से आकार दिया, युद्ध के मैदान को सर्वनाशकारी विनाश के दृश्य में बदल दिया। स्वर्गीय न्याय, ईव को निशाना बनाने वाले समूह में से एक स्वर्गदूत मंत्र का जाप करने में कामयाब रहा। यह एक शुद्ध दीप्तिमान किरण थी जिसने ईव को सीधे मारा, जिससे वह तोप पर अपनी पकड़ खो बैठी, जो जमीन पर गिर गई। इसका खतरा क्षण भर के लिए बेअसर हो गया। लड़ाई तेज हो गई, जिसमें एल्डर वैम्पायर ने नश्वर सैनिकों के खिलाफ अपनी भयानक शक्ति का प्रदर्शन किया। उसी समय स्वर्गदूतों ने ईव के खिलाफ अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और प्रत्येक समूह अपने विरोधियों पर विजय पाने के लिए दृढ़ था। इस बीच लेनोरा और ट्रिस्टा को निशाना बनाने वाले स्वर्गदूत अपने हाथों से हवा में जटिल पैटर्न बुनते हुए उनके ऊपर उड़ गए और अपने मंत्रों का जाप किया।
पवित्र प्रकाश बहिराज, एक चिल्लाया, जिससे चमकदार जलते हुए गोले का झरना निकला जो उल्काओं की तरह बरस रहा था। दिव्य पवन ब्लेड, एक और ने पुकारा, जिससे पवित्र हवा के तेज झोंके पैदा हुए जो हिंसक रूप से पृथ्वी की ओर घूमे। हालांकि युद्ध की गर्मी में स्वर्गदूतों ने एक महत्वपूर्ण बात को अनदेखा कर दिया, एल्डर वैम्पायर मंत्रों से पूरी तरह से प्रतिरक्षित थे। इस प्रकार ट्रिस्टा और लेनोरा इन हमलों के सामने केवल हंसे, उनकी आवाज़ें युद्ध के मैदान में गूंज रही थीं। क्या ये तुम्हारा सबसे अच्छा है? ट्रिस्टा ने ताना मारा, उसकी आंखें मनोरंजन से चमक रही थीं। तुम्हारे जादू की तरकीबें हमें छू नहीं सकती, बेवकूफ, लेनोरा ने मुस्कुराते हुए कहा। उनके दावे बिना योग्यता के नहीं थे क्योंकि उन्हें नष्ट करने और मारने के लिए डिज़ाइन किए गए मंत्र एल्डर वैम्पायर के माध्यम से हानिरहित रूप से गुजर गए। जादुई हमलों के लिए उनकी प्रतिरक्षा ने स्वर्गदूतों के आक्रमण को निरर्थक बना दिया। इसके बजाय मंत्र नूह की सेना पर उतरे, जिससे रैंक नष्ट हो गई। पवित्र प्रकाश बहिराज ने अंधाधुंध विस्फोटों में सैनिकों को भस्म कर दिया, जबकि दिव्य पवन ब्लेड ने संरचनाओं को चीर दिया, जिससे उनके पीछे अराजकता और विनाश के अलावा कुछ नहीं बचा। स्वर्गदूतों के मंत्रों ने उनके रैंकों में जो मौतें और विनाश लाए, उन्हें देखकर नूह की सेना में से कई लोग गुस्से, भ्रम और सदमे में दहाड़ने लगे। क्या बकवास है, स्वर्गदूतों, तुम हमें मार रहे हो? एक सैनिक चिल्लाया। वह भयभीत था क्योंकि उसने अपने साथियों को नष्ट करते हुए जादू के हमले को देखा था। इस नरसंहार के बीच ट्रिस्टा और लेनोरा ने तबाही का आनंद लिया, उनकी हंसी भयावह रूप से गूंज रही थी। उनकी तरफ देखो, लेनोरा, मक्खियों की तरह गिर रहे हैं, ट्रिस्टा ने खुशी से कहा, उसके हाथ उसके दुश्मनों के खून से लथपथ थे। और प्रत्येक बूंद हमें मजबूत बनाती है, लेनोरा ने जवाब दिया। अवशोषित जीवन शक्ति से सशक्त होकर उन्होंने अपने भयानक भोज को जारी रखा, अपने नुकीले दांतों को एक के बाद एक शिकार पर फेंका। प्रत्येक जीवन के खत्म होने के साथ वे और अधिक शक्तिशाली होते गए क्योंकि उनकी ठुड्डी नूह के सैनिकों के खून से रंगी हुई थी। नूह की सेना पर हुए संपार्श्विक नुकसान की परवाह न करते हुए स्वर्गदूतों ने दो बड़े पिशाचों को खत्म करने के एकमात्र उद्देश्य के साथ अपनी रणनीति को फिर से तैयार किया। नश्वर सैनिकों के बीच बढ़ते हताहतों की परवाह किए बिना वे ट्रिस्टा और लेनोरा से सीधे भिड़ने के लिए नीचे उतरे, युद्ध के लिए हथियार तैयार किए। इन खून चूसने वालों को धिक्कार है, चलो उन्हें मार गिराते हैं। सैनिकों में से एक ने स्वर्गदूतों के साथ मिलकर दहाड़ लगाए। भाड़ में जाओ, देखो तुम उन पवित्र प्रकाशों को कहाँ निशाना बनाते हो। दूसरे ने शाप दिया, एक भटके हुए जादू से बाल बाल बचते हुए। युद्ध के मैदान में अराजकता का माहौल था क्योंकि स्वर्गदूतों और नूह की सेना की संयुक्त सेना ट्रिस्टा और लेनोरा पर जुट गई थी। हर हमले और चिल्लाहट में उनकी हताशा साफ झलक रही थी। इस बीच ईव, अपनी तोप से वंचित, ने तेजी से एक सुरक्षात्मक मंत्र का जाप किया। उसके चारों ओर एक ढाल प्रकट हुई जो एक भूतिया चमक के साथ चमक रही थी, जो उसके दिल की धड़कन के साथ ताल में धड़क रही थी, अपनी अलौकिक शक्ति से आने वाले हमलों को रोक रही थी। आकाश में स्वर्गदूतों ने अपना ध्यान विभाजित कर लिया। उनमें से दो चमचमाती तलवारों और हलबर्ड के साथ ईव की ओर बढ़े, जबकि अन्य दो उनके नेता सहित अपने शक्तिशाली जादू को उजागर करने के लिए तैयार थे। स्वर्ग का आदेश, नेता ने चिल्लाया, केंद्रित आकाशीय ऊर्जा की एक किरण को बुलाया जो हवा में ईव की ओर कट गई। युद्ध में ईव की वीरता के बावजूद 4 युद्ध कठोर स्वर्गदूतों के अथक हमले ने उसे थका दिया। ऐसे दुर्जयों विरोधियों से लड़ने का तनाव स्पष्ट घावों और थकान में प्रकट हुआ और उसके शरीर ने इस दिव्य हमले का खामियाजा भुगता। अपनी स्थिति की गंभीरता को समझते हुए ट्रिस्टा और लेनोरा ने अपनी दुर्जय शक्तियों को मिलाने का फैसला किया। ट्रिस्टा ने अपने हाथ फैलाए, उसकी उंगलियां जटिल पैटर्न में नाच रही थीं और वह प्राचीन पिशाच मंत्रों का उच्चारण कर रही थी। लेनोरा ने उसके कार्यों को दोहराया, अपने मंत्र को ट्रिस्टा के साथ सामंजस्य बिठाते हुए। साथ में उन्होंने खून और छाया का एक भंवर बुलाया, एक भंवर जो उनके चारों ओर खतरनाक तरीके से घूमता था, जो किसी भी सैनिक को नष्ट कर देता था जो बहुत करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। उनकी संयुक्त शक्ति ने एल्डर वैम्पायर तालमेल का एक भयानक प्रदर्शन दिखाया, निर्दयी दक्षता के साथ रैंकों को नष्ट कर दिया। हालांकि जब वे अपने विरोधियों का वध कर रहे थे, तब भी एक देवदूत ने लेनोरा की पीठ पर वार किया, जिससे खून का एक शानदार छींटा निकला। लेनोरा दर्द से कराह उठी, लेकिन घाव जल्दी ठीक हो गया, उसका पिशाच जैसा पुनर्जन्म पूरी तरह से प्रदर्शित हुआ। हम इन राक्षसों को कैसे मार सकते हैं? एक सैनिक चिल्लाया, उसकी आवाज में घबराहट और हताशा थी। वे मरते नहीं, एक और ने निराशा में कहा, लेनोरा की तेजी से रिकवरी को देखकर। 4 देवदूतों ने लेनोरा पर ध्यान केंद्रित किया और ट्रिस्टा ने उनकी वर्तमान रणनीति की निरर्थकता को पहचाना और अपना दृष्टिकोण बदल दिया। उनके सिर पर निशाना लगाओ, एक देवदूत ने आदेश दिया, उसकी आवाज अराजकता को चीरती हुई थी। उनका सिर काट दो। जब वे लड़ रहे थे तो उन्होंने देखा कि ईव को मुश्किल समय का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए ट्रिस्टा और लेनोरा ने डार्क लॉर्ड की विशेष रेसिपी से तैयार किए गए स्मोक बम को तेजी से निकालने से पहले एक जानकार सिर हिलाया।
उन्होंने उन्हें जमीन पर पटक दिया, जिससे धुएं का एक घना आवरण बन गया, जिसने स्वर्गदूतों की दिव्य दृष्टि को भी अस्पष्ट कर दिया। लानत है, एक सैनिक ने धुएं से भरी अराजकता में घूमते हुए शाप दिया। अरे, इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा, एक और चिल्लाया, उसकी आवाज में घबराहट थी। हालांकि स्वर्गदूतों ने अस्थायी झटके पर केवल हंसी उड़ाई, उनके पंख शक्तिशाली रूप से फड़फड़ाने लगे, जिससे धुएं को तितर बितर करने के उद्देश्य से हवा के झोंके पैदा हुए। यह आपको लंबे समय तक नहीं बचाएगा, एक ने मजाक उड़ाया, अपने दिव्य कौशल पर भरोसा करते हुए। कुछ ही सेकंड में उनके जोरदार फड़फड़ाने से धुआं साफ हो गया, लेकिन उनके आश्चर्य के लिए ट्रिस्टा और लेनोरा कहीं नहीं दिखीं। वे कहाँ चले गए? हैरान सैनिकों और स्वर्गदूतों ने चिल्लाते हुए कहा, एल्डर वैम्पायर के किसी भी संकेत के लिए समाशोधन को स्कैन करना। वहां ऊपर। फिर एक सैनिक ने आकाश की ओर इशारा किया, क्योंकि लेनोरा और ट्रिस्टा उन दो स्वर्गदूतों के पीछे प्रकट हुए जो ईव पर जादू कर रहे थे। एक पल में लेनोरा के नाखून घातक काले पंजों में बदल गए और ट्रिस्टा का सुंदर चेहरा एक विचित्र दांतेदार डरावनी आकृति में बदल गया। लेनोरा अपने लक्ष्य पर उतरी, क्रूरता से पंखों और कवच को फाड़ दिया। उसके पंजे स्वर्गदूत की पीठ पर रगड़ रहे थे, जिससे खून हवा में छिड़क रहा था। लानत है पिशाच कुतिया, स्वर्गदूत ने दर्द में चिल्लाते हुए शाप दिया। नेता को निशाना बनाते हुए ट्रिस्टा ने घातक सटीकता के साथ हमला किया और उसे मारने के लिए आगे बढ़ा। हालांकि स्वर्गदूत की सहज प्रवृत्ति ने उसे एक घातक प्रहार से बाल बाल बचने दिया, लेकिन ट्रिस्टा के नुकीले दांत उसकी बांह और गर्दन में धंस गए, मांस को चीरते हुए और स्वर्गदूतों के नेता से खून खराबा करने वाली चीख निकालते हुए। ट्रिस्टा और लेनोरा द्वारा प्रदान किए गए अवसर का उपयोग करते हुए ईव ने अपने हथौड़े को उन दो स्वर्गदूतों पर घुमाया जो उसके साथ घनिष्ठ युद्ध में लगे हुए थे। स्वर्गदूत घातक प्रहार से बचने में सफल रहे, लेकिन उसके हथौड़े से निकली बिजली की चमक ने उन्हें पीछे की ओर धकेल दिया। फिर ईव ने स्वर्गदूतों के नेता पर हमला किया। मर जाओ, ईव दहाड़ते हुए हवा में ऊंची छलांग लगाई, उसके हाथों ने हथौड़े को कसकर पकड़ रखा था। ईव के इरादे को भांपते हुए ट्रिस्टा ने एक बार फिर स्वर्गदूतों के नेता पर हमला किया। हालांकि जैसे ही ईव का हथौड़ा स्वर्गदूत के सिर पर गिरने वाला था, शुद्ध प्रकाश की एक शक्तिशाली किरण कहीं से निकली जो ईव के सीने में सीधे लगी और उसे उड़ाकर दूर ले गई। किरण से निकलने वाली शक्ति को महसूस करते ही ट्रिस्टा और लेनोरा को अपनी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी ठंडक महसूस हुई। हमले के स्रोत की ओर मुड़ते हुए उन्होंने एक युवा व्यक्ति को देखा जिसके काले बाल लहरा रहे थे, जिसने अपने सफेद लबादे के ऊपर एक लंबा सफेद कोट पहना हुआ था जो धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। नूह, ट्रिस्टा ने बड़बड़ाया। अध्याय 1270 वेदोरा, राक्षसों का राजा बनाम विश्वाय। जब नूह युद्ध के मैदान में प्रवेश करता है तो वातावरण स्पष्ट रूप से बदल जाता है। उससे निकलने वाली ऊर्जा हवाओं को एक हिंसक उन्माद में बदल देती है, जो एक तूफान के अचानक आने के समान है। उसके दिव्य चरण की साधना कौशल ने अमर चरण के स्वर्गदूतों को भी सांस लेने में संघर्ष करने पर मजबूर कर दिया। नूह की प्रभावशाली उपस्थिति के बावजूद ईव अपनी जगह पर खड़ी रही, जबकि ट्रिस्टा और लेनोरा की आंखों में डर और चिंता की झलक दिखाई दी। थोड़ी देर के लिए युद्ध रुक गया, जिसमें कोई भी पक्ष दूसरे से नहीं भिड़ा। अब समय आ गया है कि आप हमारे साथ शामिल हों, सर्वोच्च संरक्षक स्वर्गदूतों के नेता ने नूह का अभिवादन किया। उनकी आवाज में नया आत्मविश्वास और अहंकार गूंज रहा था। नूह के आगमन के साथ वह ईव और दो बड़े पिशाचों को हराने की उनकी क्षमता के बारे में आश्वस्त लग रहा था। ईव, रुक जाओ, अब समय आ गया है कि तुम अपने कामों की कीमत चुकाओ, नूह ने ठंडे शांत अधिकार के साथ आदेश दिया। तुम मेरे कामों को, मैं अपने विकल्पों को कहता हूँ। तुम प्रतिशोध और सेलेसी की चालाकी से बहुत अंधे हो, ईव ने उतनी ही ठंड से जवाब दिया। डार्क लॉर्ड की सेवा करने वाले किसी व्यक्ति को पकड़ना ही वह काम है जो मैं करूंगा, चाहे सेलेसी ने मुझे कहा हो या नहीं, नूह ने जोर देकर कहा। डार्क लॉर्ड तुम्हारा भाई है, क्या तुम ये भूल गए, सुप्रीम गार्जियन? लेनोरा ने नूह के गुस्से को भड़काते हुए ताना मारा। उसके उकसावे पर नूह ने अपना हाथ उठाया, शुद्ध प्रकाश की एक किरण छोड़ी जिसने लेनोरा को मारा, जिससे वह हवा में लुढ़क गई। लेनोरा, ट्रिस्टा ने चिल्लाते हुए कहा, अपने गिरे हुए साथी को पकड़ने के लिए दौड़ी। लेनोरा की किस्मत खुल गई, क्योंकि नूह का प्रहार हालांकि जोरदार था लेकिन घातक नहीं था। अगर यह उसकी लाइट लपटों से पूरी तरह भर जाता तो यह उसे राख में बदल देता। तुम मेरे साथ आ रही हो, ईव वोल्डीगार्ड, नूह ने जमीन पर उतरते हुए घोषणा की। उसे पकड़ना संभव नहीं है, सुप्रीम गार्जियन। हमारे आदेश स्पष्ट हैं, हमें उसे मारना है, देवदूत नेता ने नूह के बगल में उतरते हुए इस बात पर जोर दिया। हालांकि नूह ने ठंडी आंखों से देवदूत को देखा, जिसमें मासूमियत या दया नहीं थी जो कभी हो सकती थी। इसके बजाय उसकी निगाह में थकावट, संघर्ष और गुस्सा झलक रहा था। तुम उसे नहीं मार रहे हो, नूह ने ठंडे स्वर में कहा। नूह के शब्दों को सुनकर ईव खुद को रोक नहीं पाए और हंस पड़ी। वह जानती थी कि उसकी छोटी बहन जैस्मीन नूह से प्यार करती थी और उसने अनुमान लगाया कि जैस्मीन ने नूह से उसे न मारने की विनती की होगी।
नूह और ईव दोनों को पता नहीं था कि असली जैस्मीन वोल्डिगार्ड बहुत पहले ही मर चुकी थी। उसकी जगह स्काईहॉल के बुजुर्गों द्वारा बनाए गए क्लोन ने ले ली थी, जो छाया से वोल्डिगार्ड परिवार और नूह दोनों को नियंत्रित कर रहा था। मुझे खेद है सर्वोच्च संरक्षक, हमारे आदेश स्पष्ट हैं। हम अब डार्क लॉर्ड की सेना से कैदी नहीं ले रहे हैं, स्वर्गदूतों के नेता ने दृढ़ता से घोषणा की। जबकि नूह ने अपने गैर घातक दृष्टिकोण को कुछ हद तक शिथिल कर दिया था, फिर भी वह संभव होने पर हत्या करने के बजाय पकड़ना पसंद करता था। इस क्षण में नूह का मानना था कि ईव को पकड़ना उसे मारने से अधिक रणनीतिक होगा। इस प्रकार नूह और स्वर्गदूतों ने खुद को एक गतिरोध में पाया। तुम मुझे जीवित नहीं पकड़ सकते, नूह, ईव ने अपने हथौड़े को कसकर पकड़ते हुए घोषणा की। उसे डायना, जिसे हैरियट हंट के नाम से भी जाना जाता है, डार्क लॉर्ड और नूह की मां के अपने दुश्मनों के हाथों हुए भाग्य की याद आई। स्काईहॉल द्वारा ब्रेन वॉश या इससे भी बदतर होने के समान भाग्य को न झेलने के लिए दृढ़ संकल्पित ईव ने अपनी पूरी ताकत से लड़ने का संकल्प लिया। ईव को न मारने के नूह के दृढ़ रुख को देखकर स्वर्गदूत के नेता ने भौहें सिकोड़ लीं। लेकिन वह नूह से नहीं डरता था, क्योंकि उसके पीछे पूरे स्काईहॉल का समर्थन था। तो फिर तुम पीछे हट सकते हो सुप्रीम गार्जियन, क्योंकि हम आज उसे मार रहे हैं, स्वर्गदूतों के नेता ने आगे बढ़कर बेशर्मी से घोषणा की। अपने सभी हमलों को उस पर केंद्रित करो। फिर उसने अपने स्वर्गदूतों को आदेश दिया। जवाब में नूह का ठंडा व्यवहार निर्णायक कार्रवाई में बदल गया। वह आगे बढ़ा और स्वर्गदूतों के नेता पर जोरदार मुक्का मारा, जिससे वह हवा में उछल गया। जब नूह के मुक्के ने उनके नेता को उड़ा दिया तो अन्य स्वर्गदूत शब्दों से परे स्तब्ध रह गए। उन्हें अपनी स्तब्ध अवस्था से बाहर आने में कुछ सेकंड लगे। तुम स्काईहॉल के खिलाफ ही एक बहुत बड़ा अपराध कर रहे हो, नूह, दूसरे नंबर के स्वर्गदूत ने कहा। लेकिन नूह ने उसकी बातों पर भी ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसने शांति से स्वर्गदूतों की ओर अपनी नज़र घुमाई। वह मेरे साथ जीवित आ रही है, तो फिर उसे लेने के लिए तुम्हें हम सभी को मारना होगा, नूह, दूसरे कमांड ने जवाब दिया, स्वर्गदूतों को अपना क्रोध प्रकट करने का संकेत दिया। जिस क्षण दूसरे कमांड ने उसे आदेश दिया, स्वर्गदूत तुरंत आकाश में उड़ गए और नूह पर मंत्रों की बौछार शुरू कर दी। आकाशीय बौछार, दिव्य क्रोध। जैसे ही प्रचंड प्रकाश और विस्फोटक आकाशीय गोले की किरणें उसकी ओर बढ़ीं, युद्ध का मैदान उनके पवित्र हमलों की तीव्र चमक से जगमगा उठा। हालांकि इन भयानक मंत्रों ने नूह की मनस्थिति को प्रभावित नहीं किया। इसके बजाय उसने अपने रक्षा मंत्रों के साथ मंत्रों का मुकाबला किया, आने वाले हमले को विक्षेपित करने वाले उज्ज्वल प्रकाश की ढालें बनाईं। एक बार जब उसने मंत्रों को विक्षेपित कर दिया तो उसने तुरंत अपने स्वयं के शक्तिशाली प्रकाश आधारित मंत्रों के साथ जवाबी हमला किया। उज्ज्वल विस्फोट, पवित्र भाला, प्रत्येक ने शानदार भाले फेंके। स्वर्गदूतों की सुरक्षा को भेदते हुए प्रकाश की किरणें आकाशीय ऊर्जाओं पर उसकी महारत को दर्शाती हैं। इस बीच भ्रम और अविश्वास के तूफान में फंसी नूह की सेना आपस में बुदा रही थी। क्या बकवास चल रहा है? नूह स्वर्गदूतों से क्यों लड़ रहा है? क्या वे एक ही पक्ष में नहीं हैं? अब हम किससे लड़ें? एक सैनिक चिल्लाया, अराजकता को समेटते हुए, जब वे ये तय करने के लिए संघर्ष कर रहे थे कि नूह का समर्थन करें या स्काईहॉल के आदेशों का पालन करें। नूह की शक्ति का प्रदर्शन विस्मयकारी और भयानक दोनों था। वह जानबूझकर अनुग्रह के साथ आगे बढ़ा। उसके कार्य उसकी अपार शक्ति और मारने के बजाय वश में करने के उसके इरादे का प्रमाण थे। उसके वार सटीक थे, जीवन को समाप्त करने के बजाय अक्षम करने के लिए गणना की गई थी। फिर भी उनमें एक क्रूरता थी जिसने स्वर्गदूतों और उसकी अपनी सेना दोनों को भयभीत कर दिया। नूह ने अपने सहयोगियों से लड़ते हुए अपना आपा खो दिया है। नूह के सैनिकों में से एक ने कहा, ये देखते हुए कि उनके नेता ने निर्दयी दक्षता के साथ स्वर्गदूतों के अपराध को नष्ट कर दिया। नीचे खड़े हो जाओ या मैं तुम्हें मार डालूंगा, नूह ने आदेश दिया। उसकी आवाज़ एक ठंडे अधिकार के साथ गूंज रही थी जो पूरे युद्ध के मैदान में गूंज रही थी। उसके हाथ एक चमकदार रोशनी से चमक रहे थे, घातक नहीं लेकिन भारी। जब उसने एक लॉन्च किया स्वर्गदूतों को स्थिर करने के लिए गैर घातक मंत्रों की एक श्रृंखला, उन्हें चमकती हुई ऊर्जा के बंधनों में लपेटना जो उनके पंखों और भुजाओं को पिन करते हैं, उन्हें असहाय बनाते हैं। स्वर्ग की कसम, नूह, तुम उसके लिए अपने ही लोगों को धोखा दे रहे हो, एक स्वर्गदूत चिल्लाया जो उसे जकड़े हुए चमकदार बंधनों से जूझ रहा था। यह विश्वासघात नहीं है, ये न्याय है, नूह ने जवाब दिया। उसकी आंखें युद्ध के मैदान को स्कैन कर रही थीं कि क्या कोई स्वर्गदूत अभी भी उसके संकल्प को चुनौती देने के लिए तैयार है। अराजकता के बीच नूह की सेना के कुछ लोग उसके कारण के लिए एकजुट होने लगे। उनके शुरुआती सदमे ने उनके नेता के इरादों की बढ़ती समझ को रास्ता दिया। सर्वोच्च संरक्षक जानता है कि वह क्या कर रहा है, उसकी सहायता करो, नूह के रैंकों में से एक अनुभवी जनरल ने आदेश दिया। सेना का ध्यान ईव से हटाकर विद्रोही स्वर्गदूतों को वश में करने में नूह की सहायता करने पर केंद्रित कर दिया। अराजकता के क्षण को जब्त करते हुए ईव ने युद्ध में छलांग लगा दी। उसकी नज़र स्वर्गदूतों के नेता और उनके साथी पर टिकी थी, जो दोनों अभी भी नूह के शक्तिशाली हमले से लड़खड़ा रहे थे।
उसका हथौड़ा घातक सटीकता के साथ घूम रहा था, प्रत्येक प्रहार में काली बिजली का संचार हो रहा था, जिसका उद्देश्य स्वर्गदूतों के जीवन को समाप्त करना था। तुम मेरे हो, ईव ने गुर्राते हुए कहा, क्योंकि उसने ठीक हो रहे स्वर्गदूत पर एक कुचलने वाला प्रहार किया जो मुश्किल से समय पर अपना हाथ ऊपर उठा पाया। प्रभाव ने जमीन में शॉकवेव भेजी, जिससे उनके पैरों के नीचे की धरती फट गई। उसे रोको, स्वर्गदूतों के नेता ने अपने बचाव को इकट्ठा करने की कोशिश करते हुए चिल्लाया। लेकिन उसकी आज्ञाएं समाप्त हो गईं क्योंकि ईव के हथौड़े ने उनके जादुई अवरोधों को कागज की तरह चीर दिया। उनकी कमजोर स्थिति के लिए उसकी ताकत बहुत ज्यादा थी। जैसे ही वह जानलेवा प्रहार करने के लिए तैयार हुई, अचानक एक तीव्र किरण चमकी। नूह की रोशनी ने उसे मारा, जिससे वह पास के मलबे में जा टकराए। नीचे खड़े हो जाओ, ईव, नूह ने आदेश दिया। उसकी आवाज युद्ध के मैदान में गूंज रही थी। लानत है तुम पर, नूह, ईव ने अपनी सांसों में शाप दिया, अपने पैर जमाने की कोशिश करते हुए। नूह द्वारा विफल किए जाने पर उसका गुस्सा एक कीड़े की तरह भड़क उठा। नूह अब प्रतिशोधी स्वर्गदूतों और उग्र ईव दोनों को वश में करने के दोहरे कार्य का सामना कर रहा था। उसने अपनी उल्लेखनीय शक्ति का प्रदर्शन किया। तेज चाल से उसने ईव के अथक हमलों को विफल कर दिया, जबकि साथ ही स्वर्गदूतों के आक्रमण का मुकाबला किया। उसके लिए स्काई हॉल को धोखा दे रहा है, नूह, एक स्वर्गदूत ने थूका। उसकी तलवार नूह के प्रकाश युक्त अवरोध से टकराई। ध्वनि हवा में धातु की तरह गूंज रही थी। यह विश्वासघात के बारे में नहीं है, ये सही काम करने के बारे में है, नूह ने बिना रुके उत्तर दिया। एक तेज गति से उसने ईव और स्वर्गदूतों दोनों को लक्ष्य करके प्रकाश मंत्रों की बौछार की। मंत्र चमकदार जंजीरों और शुद्ध करने वाले प्रकाश के बोल्ट के रूप में प्रकट हुए, जो मारने के बजाय वश में करने के लिए डिजाइन किए गए थे, अपने लक्ष्यों को जबरदस्त शक्ति के प्रदर्शन में पकड़ते हुए। ईव दोनों भौतिक जंजीरों और अपने उबलते क्रोध से जूझ रही थी। क्रोध का एक बवंडर थी, उसके हमले गति और ऊर्जा का एक धुंधलापन थे। लेकिन नूह अपने बेहतर नियंत्रण और रणनीतिक दिमाग के साथ उसकी हर चाल का अनुमान लगाने और उसे बेअसर करने में कामयाब रहा। जब वे लड़ रहे थे तो हवा में अचानक बदलाव आया। जब अजाजेल की आवाज उसके पास पहुंची तो ईव ने अपना हमला बंद कर दिया। लेडी ईव, आपको अब युद्ध के मैदान को छोड़ने की जरूरत है। एलिडिर ने दायरे में दरार को महसूस किया है। हाइड्रा आ रहा है, अजाजेल ने कहा। उसकी आवाज में डर का एक दुर्लभ संकेत था। ईव के व्यवहार में परिवर्तन उबलते क्रोध से गंभीर भ्रूभंग तक नूह द्वारा अनदेखा नहीं किया गया था, जिसने हाइड्रा के आसन्न आगमन का अनुमान लगाया था। मुझे आशा है कि आप अपना वचन निभाएंगे, मोगाशुकु, ईव ने अपनी सांस के नीचे बड़बड़ाया। उसकी निगाह आसमान की ओर उठी, उभरते खतरे की आशंका।